आवाज यानी आरकेबी और मैं हूं उस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सो प्रदीप जी, हनुमान जयंती टुडे। बिल्कुल सर। आप सब लोगों को हनुमान जयंती की बहुत 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 शुभकामनाएं। I hope we celebrate Hanuman Jayanti in the spirit of Hanuman Jayanti. It's almost over now. तिथि शायद खत्म भी होने वाली है, समापन भी होने वाला है उसका. But I still haven't been able to figure out how do they calculate कि हनुमान जयंती कैसे हो गई. मतलब मेरी समझ के जरा बाहर है थोड़ा सा. One of the best. I've tried to study the sorry No, you can finish. I've tried to study the scriptures again and again and again. I'm trying to figure out when was it that Hanumanji was really born. So I've still not been able to figure out because when Sri Ram was born, देखिए साहब, जो श्री राम का जो बर्थ हुआ उस वक्त जो स्टार्स की पोजीशन थी दैट इज वेरी क्लियरली डिलिनेटेड इन द वाल्मीकि रामायण एंड द कंबन रामायण और वाल्मीकि रामायण. कंबन रामायण जो तमिल की रामायण है, विच इज द सेकंड रामायण, द सेकंड ओल्डेस्ट रामायण है, उसमें बहुत क्लियरली डिलिनेटेड है कि कौन सा स्टार कहाँ पर था, उनका लग्न कौन सा है, उनका ये कौन सा वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन हनुमान जी के लिए ऐसा कुछ नहीं है. तो हनुमान जी के जन्म की तिथि हम लोगों ने किस प्रकार कैलकुलेट करी है, मैं पूछ के थक गया हूं लोगों को. अभी तक मुझे एक्सप्लेनेशन मिला नहीं है यार. एनीवे दैट्स ओनली माय थॉट, बट ऑल द सेम एवरी डे इज हनुमान जी डे. जहां तक हम समझते हैं, Every day is a good day. एवरी डे इज अ ग्रेट डे. The other thing is Amit Shah ji was in Mumbai and it was 345th death anniversary of Chhatrapati Shivaji Maharaj. जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के 345th डेथ एनिवर्सरी एंड रायगढ़ के किले में अमित शाह जी एंटायर टीम वाज आउट देयर, उनको जिस अपने रेस्पेक्ट देते हुए. और फिर वहीं से अमित शाह जी ने औरंगजेब वाले टॉपिक को फिर छेड़ा. उन्होंने कहा जिसने अपने आप को आलमगीर कहा उनको यही महाराष्ट्र के धरती पर दफनाया गया. जो शिवाजी छत्रपति के बाद जितने भी लड़ाए वो जीत नहीं पाए, कुछ नहीं, आखिरकार यहीं पर उनको दफनाया गया आलमगीर को. तो वापस अमित शाह जी ने वही टॉपिक छेड़ दिया औरंगजेब वाले. लेट्स सी हाउ थिंग्स होल यस्टरडे. तो कल पूरे वकफ के पूरे प्रोटेस्ट है पूरे देश में. एंड टुडे आई थिंक इन वेस्ट बंगाल इट हैज इरप्टेड मोर वकफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिफॉर्म्स, वकफ रिफॉर्म्स बिल. एंड आई थिंक मुर्शिदाबाद में there's been some deaths also. People hacked to death. Now these things are happening. Yogi is absolutely. But there's only one particular problem over there, over that hacking of those 3 people to death. We're not sure whether it's actually Hindu-Muslim or whether it's actually a battle between 2 groups. We don't really know that. Of course, the BJP says that Hindus have been killed and so on and so forth, but it suits them. But I'm very surprised about Amit Shah Sahab saying this about Aurangzeb. जो सब्जेक्ट खत्म हो चुका है उसको फिर दोबारा रेस करने का मतलब मेरी जरा समझ में नहीं आता. वेरी फ्रैंकली आई डोंट नो व्हाई ही इज डूइंग इट. आई होप वेरी फ्रैंकली, मैं उम्मीद करता हूं कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो कमिटमेंट दी थी और अमित शाह साहब ने उसको एंडोर्स किया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जितने भी किले हैं ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट 26 जो हैं उनको ये लोग रिस्टोर करेंगे. बिल्कुल. एक छत्रपति टूर होगा जहां पर पूरे विदेश से, यहाँ से, हर जगह से पर्यटक आएंगे. उनको दिखाया जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, उस किले की हिस्ट्री क्या है वगैरह. एक चीज याद रखिए प्रदीप जी, दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट रिमाइंड आवर व्यूअर्स. छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद ने कोई किला नहीं बनाया. उन्होंने अलग अलग किले जो थे पहले ही महाराष्ट्र में वो ऑक्यूपाई किए, लेकिन वो सब अब छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा तो है रायगढ़ का. बट ऑल द सेम I wish they had done it. It was a project which I had worked on along with my dear friend Ajit Baburao Kerkar and everybody else during the time when Vilasrao Deshmukh ji was the chief minister, and then even later with when Manoj Joshi was the chief minister, Narayan Rane was the chief minister, but people seem to have forgotten about it. God knows why. आजकल significant development is अमित शाह जी ने रायगढ़ किले में पूरे मंत्रिमंडल को बोल दिया कि यहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाना है, हमको प्रेरणा स्थल बनाना है. प्रेरणा. द स्कूल चिल्ड्रन विल हैव विजिट्स हियर एज अ पार्ट ऑफ एक्सकर्शन फ्रॉम स्कूल्स टू शो दैट दिस, टू मोटिवेट देम. दिस इज नॉट जस्ट गोइंग टू बी अ टूरिस्ट स्पॉट बट अ प्रेरणा स्थल. आई मीन दैट इज a significant and a research center that was also decided and so on and so forth. लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं, which is very sad because so many announcements have been made. I've seen so many people come and go, including my dear old friend
द लेट सीताराम केसरी जी, वाज वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, ही हैड आल्सो कम, वो भी रायगढ़ गए थे, उन्होंने भी बड़ी अनाउंसमेंट करी। मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे कहने पे करी, ये भी बोल सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन कुछ हुआ नहीं उसके बारे में। आई होप इट हैपेंस। But this government is slightly very clear cut, उनको है कि इस हिस्टोरिकल प्लेसेस को डेवलप करना, एंड यू गॉट अ रिकॉर्ड बिफोर देम, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, अयोध्या हो, महाकाल के मंदिर हो, नो एवरीवेयर दे हैव गॉट अ रिकॉर्ड बिफोर देम दैट जो बोलते हैं वो करते हैं। I hope they really do Yes, it. yes. I think they're joined by a very distinguished panel of guests. We have our old friend Nizamuddin Rain साहब back with us. निजाम साहब नमस्कार। नमस्कार सर। अरे निजाम साहब की बैकग्राउंड इतनी बढ़िया लग रही है पीछे से, क्या है कहीं मुझे लग रहा है निजाम साहब ने कोई नया घर बनाया लग रहा है मुझको। निजामुद्दीन रईन साहब फ्रॉम द कांग्रेस, नमस्कार सर। एंड पूजा मिश्रा जी ऑफ द समाजवादी पार्टी, द वेरी erudite, Articulate. and very articulate and always incisive पूजा मिश्रा जी। पूजा मिश्रा जी, सबसे पहले आप इस वक्त इलाहाबाद में हैं, यानी प्रयागराज में हैं। पूजा मिश्रा जी, ये बताइए कि आखिरकार ये बार बार औरंगजेब का मसला बार बार क्यों रेज किया जा रहा है? वाई? अभी तो ये खत्म हो गया था, आज मान लिया पुण्यतिथि है छत्रपति शिवाजी महाराज की, लेकिन दोबारा उसको रेज करने का क्या मतलब, क्या हुआ, वो भी हनुमान जयंती वाले दिन? आप बताएं पूजा मिश्रा जी। अमित शाह जी ने रेज किया इसको, वाई? मैम आई थिंक योर फोन इज ऑन म्यूट। या सभी को मेरा प्रणाम जी। और जरूरी है ना कि राजीव जी, अगर जो मुर्दे हैं उनको अगर हम जगा करके रखे रहेंगे ना, तो कोई ये प्रश्न नहीं पूछेगा कि सोना 95,000 कैसे पहुंच गया है। कोई प्रश्न नहीं पूछेगा कि जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की सम्मान भी गिरते हैं, उस पे प्रश्न नहीं होगा। प्रश्न इस पे नहीं होगा कि टैरिफ इतना ज्यादा बढ़ क्यों गया हुआ है, और अगर हमारा जो इम्पोर्ट ज्यादा हो रहा है उसके बावजूद भी हमारा बेरोजगारी दर 8 क्यों हो रखा हुआ है, हमारे किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हो पाई हुई है, और अभी जो बरसात में किसानों का नुकसान हुआ है, जो मतलब समय के बिना बरसात हो गई है, उस पे प्रश्न नहीं होना चाहिए। ये जो प्रश्न है, जो जमीनी प्रश्न है, उन प्रश्न को छुपाने के लिए उस पर डिस्कशन ना करना पड़े, इसलिए बार बार मुर्दों को ये जगाए रखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अगर देश के होम मिनिस्टर गए थे, वहां पे कह रहे थे कि हम किले बनाएंगे, हालांकि इससे पहले भी छत्रपति शिवाजी महाराज के वहां पे मूर्ति का मेरे शब्द मिस हो जा रहे हैं, अनावरण किया गया हुआ था, और उसको कितने दिनों बाद वो धराशायी हो गया था, गिर गया हुआ था। तो मुझे लगता है कि सरकार जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे बचने के लिए, सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को डाइवर्ट करने के लिए जो बातें खत्म हो गई है उनको जिंदा रखना चाहती है। वहां पे गए थे, मुझे लगता है कि कुछ तरक्की की बात कर लेते, कुछ पानी की बात कर लेते, कुछ इस पे बात हो जाती कि हिंदी एक तरफ से आप कहते हैं कि राष्ट्रभाषा है, और जब जो हिंदी भाषी लोग होते हैं उनके साथ में दुर्व्यवहार होता है, कहा जाता है कि आप मराठी नहीं बोलेंगे तो आपको पीटा जाएगा। इस तरीके की जो वीडियो सामने आ रही है, शायद उन पे बात करनी चाहिए थी। उन सब बातों से बचने के लिए, जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे कटने के लिए पूजा मिश्रा जी, बट द योगी गवर्नमेंट एंड द मोदी गवर्नमेंट, विकास भी विरासत भी, बोले योगी जी ने डिक्लेयर किया डीए हाइक यूपी में, 16 लाख स्टाफर्स को बेनिफिट करने वाले। उन्होंने आगे जाके कहा कि 50 करोड़ 50,000 करोड़ प्रोजेक्ट 11 साल में मोदी जी ने काशी का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यार ट्रांसफॉर्मेशन है, टूरिस्ट मोटिवेशन है, हर प्रकार के डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है, मगर कहा कि राणा सांगा को भी नहीं भूलेंगे। आज राणा सांगा की भी बहुत एनिवर्सरी है, बोले जिन्होंने राणा सांगा का अपमान किया है उनको। तो किस प्रकार से देखते हैं विकास भी विरासत भी, योगी मोदी जी? पूजा मिश्रा जी। जी प्रदीप जी, आप बनारस कभी आए हैं? आए हैं, बहुत पहले आए हुए हैं ना, तो आप एक बार फिर आइए, तो आपको पता चलेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को यह वहम है कि बनारस सिर्फ और सिर्फ काशी विश्वनाथ टेम्पल है। क्योंकि बनारस की जो गलियां हैं, आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप प्रयागराज से निकलिए, जनरत हमारी सरकार ने चलाई हुई थी, आपको मिल जाएगी 2-2:30 बजे। आप पहुंच जाइए सुबह, आप पहुंच जाएंगे सुबह 4 बजे तक लगभग बनारस पहुंच जाएंगे, 5 बजे तक पहुंच जाएंगे बनारस। उसके बाद में आपका रियल संघर्ष चालू होगा। अगर आप काशी विश्वनाथ टेम्पल जाना चाहते हैं तो फिर आप उतरिए, आपने गाड़ी खड़ी कर दी, फिर आप जाएंगे ह्यूमन ट्रैफिक में, वहां पे कोई परेशानी आनी नहीं है। क्योंकि अगर मुगलों के बाद में, औरंगजेब के बाद में अगर किसी ने इतने मंदिरों को तोड़ा, प्राचीन मंदिरों को, तो भाजपा सरकार ने तोड़ा। वो कॉरिडोर में आप जा सकते हैं, आप गंगा घाट में जा सकते हैं।
और उसके अलावा अगर आपको कहीं जाना हो तो आपको जो रास्ता 10 मिनट का होना चाहिए डिस्टेंस के हिसाब से, तो आप डिस्टेंस के हिसाब से नहीं जा सकते, आपको आधे घंटे लगेंगे, क्योंकि हमारा जो है दौरा हमेशा रहता है वहां पे बनारस में, कुछ काम की वजह से जाना होता है, कुछ रिसर्च पर्पज से जाना होता है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि आपको यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, तो हम डिस्टेंस नहीं बताते कि 3 किलोमीटर, क्योंकि आपको लगेगा 3 किलोमीटर पर 10 मिनट नहीं लगेगा वहां पहुंचने के लिए, आपकी गाड़ी जा ही नहीं पाएगी, आपको वहां पे जाने के लिए आधे घंटे लग जाएंगे। और जी। उसके अलावा माँ गंगा जी ने उनको कितनी बार बुलाया वहां पे, मगरमच्छ के आंसू भी गिराए, और 2024 में एनजीटी ने बनारस के डीएम को तलब किया, फाइन किया कि नमामि गंगे का भाई क्या हुआ, माँ गंगा का जल आचमनी करने योग्य नहीं है। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह होती है प्रदीप जी कि देश के प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में उतरते हैं तो उनका पहला प्रश्न क्या होता है, पहला प्रश्न ये होता है कि जो बेटी है जिसके साथ में वहां पे बलात्कार हुआ उसकी अपडेट क्या है। ये अपने आप में बड़ी शर्मनाक है। और उस केस की अगर अपडेट आप चले जाएंगे तो उसके उसमें जो पाए गए अपराधी हैं वो अपराधी पहले भी अपराध कर चुके हैं और पहले भी जो है जेल जा चुके हैं। आप सोचिए संसदीय क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये जो घिनौना कृत्य है वो चलता चला आ रहा था। और मुझे लगता है कि ये अगर हाईलाइट नहीं होता तो माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने संसदीय क्षेत्र की याद नहीं आती। और अभी भी इनको याद इसलिए आ गई क्योंकि इनको लग रहा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री जी आकर के एक तरफ तो मैम ये तो बात हो गई, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम जी। बनारस को क्योटो बनाएंगे, और तीसरी तरफ जो जमीनी हकीकत दिखती है, मैं कहूंगी जिन लोग बनारस नहीं आए हुए आइए, आप काशी विश्वनाथ टेम्पल में दर्शन करिए, उसके बाद बस बीएचयू चले जाइए। अब बीएचयू का रास्ता पकड़िए, आपको खुद जो है आइडिया लग जाएगा कि रास्ता कितना खूबसूरत है। बाकी गांव तो छोड़ ही दीजिए, आप हिम्मत नहीं कर पाएंगे गांव की तरफ जाने के लिए, वो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। तो मैम मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये भी एक वादा किया गया था हेल्थ फॉर ऑल का, हेल्थ को लेकर के, स्पेशली गोरखपुर में जब आपको याद होगा वो जैपनीज एनकेफेलाइटिस से इतने बच्चे जो मर गए थे वगैरह वगैरह वगैरह, वो क्या नाम था उनका, वो डॉक्टर खान करके कोई हुआ करते थे बेचारे, जिन्होंने ऑक्सीजन अपने आप अरेंज करने की कोशिश करी वगैरह वगैरह, वो और उन्हीं को जेल में डाल दिया गया। तो इस वक्त क्या स्थिति है मैम? क्योंकि मैं निजामुद्दीन रहीम साहब के पास जब मैं आऊँगा उनसे मैं ये पूछूंगा कि हमारी जो बीएमसी है, द रिचेस्ट म्यूनिसिपैलिटी इन द होल ऑफ एशिया, वो 5 बड़े म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स को प्राइवेटाइज करने जा रही है यहाँ मुंबई में। वैसे ही लोगों की हालत खराब है हेल्थ को लेकर के। अब ये हॉस्पिटल जब प्राइवेटाइज हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा मुझे मालूम नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बनारस की हैं और गोरखपुर में, बनारस में, लखनऊ में, मुरादाबाद में, मतलब क्या हाल क्या है हेल्थ को लेकर के? जो हेल्थ सेक्टर है, बार बार बात की गई थी कि आयुष्मान कार्ड है, बार बार बात की गई थी कि हर जगह पे हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बना दिए गए हैं, अब हॉस्पिटल्स बना दिए गए हैं, गरीबों के लिए बिल्कुल मुफ्त में इलाज हो रहा है, उसका कुछ हुआ है उसके बारे में मैम? पूजा मिश्रा जी। देखिए गोरखपुर की आपने बात की हुई है तो गोरखपुर से शुरुआत कर लेते हैं। गोरखपुर के जो है 15 हॉस्पिटल्स ने गवर्नमेंट के ऊपर में चार्ज किया हुआ है कि उनका 125 करोड़ आयुष्मान कार्ड के द्वारा किए गए इलाज का भुगतान नहीं किया हुआ है। और उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हुए कि हम आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं कर सकते हैं क्योंकि सरकार ने उनका पेमेंट नहीं किया हुआ है। उसके बाद में आ जाते हैं लखनऊ में। लखनऊ में जो है आपको अभी हमारे लखनऊ में एक बड़ा केस हुआ है जिसपे कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, या जिसे होम होते हैं स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए, तो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए होम के लिए लास्ट ईयर ही 19 लाख करोड़ जो है रुपए एलोकेट किए गए हुए हैं। उसके पहले एक जो है होम शेल्टर्स वहां पे चलता था, उस होम शेल्टर में जो बच्चे रहते थे, जो मानसिक विकृत रूप के बच्चे थे, आपको उन बच्चों के लिए करोड़ों रुपए जो है एलोकेट होते थे और वो बच्चे हॉस्पिटलाइज हैं। उनमें से जो है 10 बच्चों की मृत्यु हो गई हुई है और जो उल्टियां उनको हो रही है उसमें से 6-6 इंच के कीड़े निकल रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की सच्चाई है। और अभी जो इन्होंने आयुष्मान कार्ड बांटा हुआ है बनारस में जाकर के, आयुष्मान बांटते रहिए आप कार्ड, जब आप जो है हेल्थ आप पहुंचा ही नहीं सकते हैं तो आप चाहे जितना चाहे उतना आयुष्मान कार्ड बांट लीजिए। और आप देखोगे, आपने झांसी की घटना सुनी होगी ना, जो झांसी में आगजनी होती है, जो एनआईसीयू में बच्चों की मृत्यु हो जाती है और डिप्टी सीएम आते हैं जो कि जो है पाठक जी हेल्थ मिनिस्टर भी हैं उत्तर प्रदेश के, तो उनके लिए चूने डाले जा रहे होते हैं, सजाए जा रहे होते हैं रास्ते। तो आप वहाँ की हेल्थ की सच्चाई सुनिएगा कि जिस हॉस्पिटल में आग लगी थी उस हॉस्पिटल में उस साल जो है फरवरी में उसका मॉक ड्रिल भी हुआ था और जून में उसका ऑडिट भी हुआ था और नवंबर में आग लग गई हुई थी।
और नवंबर में कुछ भी काम नहीं किया, तो आप सोचिए कि किस स्तर का करप्शन उत्तर प्रदेश में व्याप्त है। और उसके बाद में अगर आप उठा करके देखेंगे तो कन्विक्शन नहीं होता किसी का। वहां पे जांच होगी, जांच बैठेगी, जांच बैठने के बाद में कन्विक्शन जो है देखने को नहीं मिलता। और अगर आपको और सच्चाई जाननी हो तो यहाँ पे जितने सरकारी हेल्थ सेक्टर्स है, आप जा करके नॉर्मली आप जाइए, आपको दिख जाएगा कि वहां पे तो उनका सुविधाएं क्या हुआ कितनी मैम? हैं। आई एम सो सॉरी, आई कांट सीम टू फाइंड इट आउट। वो डॉक्टर कफील खान जो थे, उनका क्या हुआ? अभी भी जेल में है, बाहर आ गए, क्या हुआ? मतलब उनको तो पनिशमेंट दी गई ना बच्चों को बचाने के लिए। देखिए यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश का ये कल्चर ही थोड़ा सा चल गया हुआ है कि बलि का बकरा ढूंढ लेते हैं। जो लोग जी जिनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। और कबीर जी की जो है इन्फॉर्मेशन मुझे भी एग्जैक्टली नहीं है, अभी आपने मुझसे प्रश्न पूछा तब मेरा ध्यान गया कि हाँ उनका जो है सजा हुई, उनको जो है पनिश किया गया हुआ था। तो मुझे अभी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी। निजाम साहब, कल ये बात रह गई थी जब हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि वो औरंगजेब जो है, मतलब बादशाह औरंगजेब, मतलब बड़े खुश हो रहे होंगे अभी, वेरी फ्रैंकली उनकी आत्मा जो है बहुत खुश हो रही होगी कि देखो मेरे चक्कर में आज भी मैंने लड़ा दिया लोगों को। आप ये देखिए ना, 318 साल के बाद भी 1707 3 मार्च को इंतकाल हुआ औरंगजेब का, आज भी औरंगजेब के ऊपर लड़ाई चल रही है। मतलब क्या आदमी है यार। लेकिन आपसे मैं जानना चाह रहा हूं सर, ये 5 एरिया हैं, आप तो इसको जानते ही होंगे, यू मस्ट बी वेरी फेमिलियर विद इट, आप तो मुंबई से ही हैं सर। बोरीवली का जो भगवती हॉस्पिटल है, बैंड्रा का जो भाभा हॉस्पिटल है, विखरोली का जो नया हॉस्पिटल है, गोवंडी का जो हॉस्पिटल है, और मुलुंद का जो एमपी अग्रवाल हॉस्पिटल है, इन सब के लिए टेंडर निकाल दिए गए हैं सर बीएमसी द्वारा। 74,800 करोड़ का इस बार बजट था बीएमसी का, 74,000 करोड़, ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़। और इन हॉस्पिटल्स के ऊपर न जाने कितने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, और ये प्राइवेट पार्टीज को दिए जा रहे हैं सर। निजाम साहब, गरीब आदमी कहां जाएगा? जो मंगेशकर हॉस्पिटल की जो घटना हुई है, जहां पर आज वो महिला मर गई बेचारी, उसका देहांत हो गया क्योंकि उससे 10 लाख मांगे गए कि पहले आप 10 लाख भर दीजिए, उसके बिना हम इलाज शुरू नहीं करेंगे। तो क्या कर रहे हैं? गरीब आदमी कहां जाएगा? आप बताएं निजाम साहब। देखिए बजाज साहब, आप जी। पिछले 20-25 साल से मेरा ख्याल पत्रकारिता में मैं भी रहा हूं, जी और आपने देखा होगा कि मुंबई कॉरपोरेशन के पास हमेशा एक 90 से 95 हजार करोड़ जी एक फिक्स अमाउंट होता था। वो फिक्स किसी की डिपॉजिट भी होता गवर्नमेंट था, जी एफडी होता था। कांग्रेस की भी गवर्नमेंट रही है, जी। उद्धव और बीजेपी की भी रही है, जी। ये सारी गवर्नमेंट के दौरान भी 90 से 95 हजार करोड़ हमारे पास फिक्स डिपॉजिट का पैसा मुंबई कॉरपोरेशन के पास हमेशा रहता था। कभी भी उस कॉरपोरेशन के पैसे का कोई इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया। उससे जो ब्याज आता था 8-10 हजार करोड़ के आसपास उसका आता था, वो पैसा प्लस चुंगी का और दूसरे पैसों से मुंबई कॉरपोरेशन चलती थी, और बेहतर तरीके से चलती थी। कभी मुंबई कॉरपोरेशन को ये तकलीफ नहीं हुई। जब भी ये नई सरकार आई, कोलैबोरेशन में इन्होंने गवर्नमेंट बनाई, तो सबसे पहला डाका उन्होंने कॉरपोरेशन पर डाला, और उसकी सारी एफडी तोड़कर वो पैसा मुंबई के ब्यूटिफिकेशन के नाम पर या अस्पतालों में लोगों के काम के लिए, दूसरी चीजों के लिए उन्होंने उसको शुरू कर दिया। आज हालत ये हो गई है कि आज का स्टेटमेंट है महाराष्ट्र सरकार का कि मैं अब इस लायक नहीं हूं कि और बोझ बर्दाश्त कर सकूं, तो दूसरी स्कीम नहीं लाऊंगा। प्लस जो है 4 लाख करोड़ अभी वापस नया कर्ज लेने जा रहे हैं, ये आज का अनाउंसमेंट है जी। तो आप इससे आइडिया लगा लीजिए हालत। दूसरी हालत आपने देखा होगा, मेरा ख्याल है कि 50 साल से ज्यादा आपको मुंबई रहते हो गया बजाज साहब जी। अब इन 50 सालों में कभी कचरे का टैक्स नहीं लगता था, आपको मालूम है? नहीं लगता। आज उन्होंने रेड लिस्ट के साथ कचरे का टैक्स जारी कर दिया कि आप घर के अंदर जो कचरा निकलेगा उसके लिए भी अब आपको पैसा देना है, रेस्टोरेंट में जो कचरा निकलेगा उसका पैसा देना है। ऐसे उन्होंने कैटेगराइज कर दिया, जबकि उस कचरे के प्रोसेस से हजारों करोड़ रुपया आ सकता है, क्योंकि मुंबई में 13,000 टन से ज्यादा कचरा आता है। वो कचरे की प्रोसेस से बिजली बनाई जा सकती है, मिथाइन गैस निकाली जा सकती है, दुनिया भर की चीजें होती हैं, ब्रिक्स बनाई जा सकती हैं। और ये सारी चीजें हम लोगों ने इनका एक शो हुआ था जिसमें हम जिस कंपनी के साथ गए थे उसको देखने के लिए, उन्होंने इनको सारा प्रेजेंटेशन दिया था कि इससे इतने सारे पैसे आ सकते हैं।
बजाय आने के अब सरकार अपने पैसों को दलालों के माध्यम से तोड़कर वहां उसका इस्तेमाल कर रही है। आपने अस्पतालों का जिक्र किया, मैं जहां रहता हूं वहां जे हॉस्पिटल मेरे बिल्कुल बगल है, हालांकि उसको महाराष्ट्र शासन चलाती है, लेकिन एक बड़ा पार्ट जो है वो बीएमसी के अंडर में आता है। दूसरी तरफ मुंबई सेंट्रल के आसपास आप देखिए नायर हॉस्पिटल है, उसकी कंडीशन से हो गई कि आधा से ज्यादा चीजें बंद हैं। आप किसी भी पांचों जो अस्पतालों का आपने जिक्र किया, उन अस्पतालों में सिर्फ बात करने के लिए चीजें हैं बस। आप अगर जाएंगे तो आपके मरीज को पैसा देने के बाद भी वहां कोई पुरसा हाल नहीं है। ये तो मुंबई शहर में एनजीओ को आप दुआ दीजिए कि लाखों मरीजों को पैसा एनजीओ जो है कलेक्ट करके और डॉक्टरों को दे रहे हैं और चीजें हो रही हैं। वरना सरकारी अस्पतालों की कंडीशन यह है कि महाराष्ट्र शासन का जो बजट इन कारपोरेशन अस्पतालों में फ्री दवा के लिए आता है, वो सारी दवाइयां बाहर बेच देते हैं और लिखकर उन्हीं दुकानों से वापस मंगाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये बिल्कुल साफ तौर पर हो गया है कि ये सरकार लूट मार की निजामुद्दीन जी, निजामुद्दीन जी, ये जो डेवलपमेंट मुंबई में दिखा रहे हैं वो सारा डेवलपमेंट का पैसा सिर्फ और सिर्फ लोन का पैसा है, यानी कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। कभी 1 लाख सर डेवलपमेंट मतलब क्या? आज 4 लाख करोड़ रुपया। निजाम साहब डेवलपमेंट मतलब क्या? पूजा मिश्रा जी जरा ध्यान दें। आज वो डेवलपमेंट जो मैं आपको बता रहा हूं सर, कभी गलियों में वो जो है सीमेंट का कंक्रीट रोड दिखा रहे हैं। आप ब्यूटिफिकेशन के नाम पर आप चलिए, जिन इलाकों में छोटे छोटे ये बनाते हैं पार्क, वो पार्क 5 बार तोड़ चुके हैं अब तक। हर 6 महीने में एक नगर सेवक सर रोड्स को तोड़ चुके हैं, उसका पैसा खुद ले लेते हैं। निजाम साहब कितने ऐसे प्रोजेक्ट। अरे आप तो साउथ बॉम्बे में रहते हैं सर, हम लोगों से पूछिए। जूहू में मैं रहता हूं, जूहू तारा रोड जो है 4 बार टूटी है, अब 4थी बार बन रही है। वही कह रहा हूं, फर्स्ट क्लास रोड। मैम सुनने वाली बात है, वी हैव सो मच मनी दैट वी ब्रेक अ परफेक्टली गुड रोड एंड वी रीले इट विद कंक्रीट। लेकिन आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, आपने निजाम साहब बहुत तरह ध्यान से सुनिए, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मिट्टी रिवर की क्लीन अप के लिए हजारों करोड़ रुपए हम लोग स्पेंड कर चुके हैं, मिट्टी नदी के लिए, जो हमारे बिल्कुल ये खिड़की के बाहर बहती है सर। इट्स नॉट वो मिट्टी नदी नहीं है, मिट्टी नाला है। इट्स अ डर्टी फिल्दी रिवर। इसी तरीके से गंगा की बात हुई थी कि गंगा को भी हम साफ करेंगे। दस्तखत शुरू है। तो सर आप मुझे ये बताइए, हालत बुरी है। तो सर ये नदियों से दुश्मनी है क्या? आप बताइए। सर मुंबईकर इतना बिजी है कि उसको परेशानी है। आज जिस तरह के हालात मुंबई में पैदा कराए जा रहे हैं, इसीलिए औरंगजेब को कब्र से लाया जा रहा है जी। कोई मुसलमान नहीं कह रहा है कि औरंगजेब को कब्र से ले आओ जा रहा पूजा करना है। मैंने कल अपने डिबेट में औरंगजेब वाले इश्यू पर मैंने यही कहा था बीजेपी के प्रवक्ता को कि आपके माँ बाप ने आपको ताकत दी है, आपकी सरकार में दम है, तो क्यों नहीं जाते आप बाबा साहब अम्बेडकर जी के पोते जो गए थे वहां चादर चढ़ाने, उनका घर तोड़ दीजिए। अगर कोई निजामुद्दीन राइन गए होते तो कल मेरा घर टूटकर अब तक हालात दूसरी हो चुकी होती। निजामुद्दीन जी, बात यही आता है कि देश का सफलता है, गरीबी के रेखा के नीचे इस कदर पहुंच गया है कि अब इनके पास लेन देन के पैसे नहीं है। लाडली बहना स्कीम में ये बंद करेंगे। कल जो है मैं निजामुद्दीन जी इस पर वापस आ जाते हैं। अली दारूवाला आ जाएंगे, अली दारूवाला साहब आ जाएंगे तो आपसे वो डेवलपमेंट में पैसा नहीं देने वाले। वो निजामुद्दीन जी, जब देश में एक अच्छा काम होता है, वॉर ऑन टेरर इस प्रकार से सफलता से मोदी साहब लड़ रहा है, तहावुर राणा को वापस लेके आए, 26/11 जो एकदम मेजर टेररिस्ट था उसको वापस लेके आए। मगर आप कांग्रेस आलोचना कर सरकार का, आप डाइवर्ट करो। वकाफ 2 मिनट सुनिए, वकाफ है, आप डाइवर्ट करो। तहावुर राणा को लेके आए, आप मोदी जी को जहां तारीफ करना चाहिए तारीफ क्यों नहीं करते? निजामुद्दीन जी तारीफ क्यों नहीं करते मोदी जी? कहां आपने लेके आए टेररिस्ट को? हम नहीं लेके आए, आप लेके आए। सुनिए ना सर, हाँ बोलिए। मोदी जी की एक चीज में तारीफ कर सकता हूं कि मोदी जी से बढ़िया झूठ बोलने वाला इस देश के अब तक 15-16 प्रधानमंत्रियों में कोई नहीं आया। इसकी मैं तारीफ कर सकता हूं कि बहुत बड़े झूठे हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री हैं और वो संसद में झूठ बोलते हैं, वो संसद में रोने लगते हैं। अरे दिख रहे हैं ना, तहावुर राणा को लेके आए, इसमें झूठ क्या है? अभी आप कह रहे हैं कि टेररिज्म आर्टिकल 370 लेके आए, ट्रिपल तलाक को हटा दिया, सब कुछ दिख रहा है। आपने जमीन कश्मीर में खरीदा क्या? आपने जमीन कश्मीर में खरीद लिया 370 में, या कश्मीरियों के हालत में कोई सुधार आ गया? आपने देखा क्या?
आज भी कश्मीर में उतना ही टेररिज्म है, आज भी उतने ही लोग मारे जा रहे हैं, उतने ही हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। आपने कितने को बचा लिया? दूसरी चीज, जहां तक टेररिज्म का इशू है, इस मुल्क में टेरर को मदद करने का काम बीजेपी ने ही किया। आप पूरा इतिहास उठा के देखिए कि टेररिस्ट को हवाई जहाज में बिठा के कंधार छोड़ने के लिए कौन गया था, लाया कौन था, पैसे कौन पे किया। ये सारी बातें सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे धोखा देने वाली बात है। मुसलमान, पाकिस्तान और गाय इनको मिली है। आज आपने अभी देखा, 3 आपको घटनाएं दिखा रहा हूं कि जिस तरह से ये बात करते थे कि हम जो है इनको लगाएंगे लगाम, मुसलमानों को ये नहीं करने देंगे, उनको ये नहीं करने देंगे, उन्हीं के भरोसे आज उनकी सत्ता चल रही है, क्योंकि कोई ऐसा काम वो नहीं कर रहे हैं जिसके बल पर उन्हें कुछ कहना हो। क्योंकि अगर आज वो रोड, एक चीज दिखा सकते हैं कि भाई गडकरी ने देश में बहुत अच्छा रोड बनाया, एक ही मिनिस्टर है जिसके ऊपर आप डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, लेकिन वो रोड भी गरीबों के काम का नहीं है। कोई गरीब आदमी एक टोल टैक्स 1000-1500 दे के नहीं जा सकता। और हम जहां मुंबई में रहते हैं, हमें भी एक सपना दिखाया गया था कि कोस्टल रोड से आप फ्री जाएंगे। अगर आप कोस्टल रोड में गाड़ी लेके घुसेंगे तो आप बांद्रा निकलेंगे और 100 रुपया आपको तुरंत जो है टैक्स कटेगा, और अगर आपके पास टैग नहीं है तो 200 कट जाएगा। आज यूनिफाइड सिस्टम का कार्ड निकला है निजामुद्दीन जी। कोई एक कार्ड से आप मेट्रो लाइन जा सकते हो, बस के ट्रैवल कर सकते हो, ट्रेन, लोकल ट्रेन में जा सकते हो। यूनिफाइड सिस्टम लेके आए, खाने का नहीं है। और आप कह रहे हैं कि 80,000 करोड़ लोगों को हम जो है राशन फ्री में देते हैं, तो आप उसको मेट्रो में कितने लोगों को चलाएंगे? जो बढ़िया रेलवे, जो जान है मुंबई की, 14 मेट्रो लाइन है, 14 मेट्रो लाइन। क्या उस लाइफ लाइन को अच्छा कर सके? क्या गरीब आदमी रेलवे में सफर करने लायक उसको आपने छोड़ा है क्या? एयरपोर्ट से एयरपोर्ट मेट्रो लाइन जाएंगे। बात करते हैं वंदे भारत की, बात करते हैं। वंदे भारत अमीरों की है, उसमें अडानी और बड़े लोग जाएंगे, गरीब किससे जाएगा उसको बताइए ना। 10 रुपए का टिकट 20 रुपया बसेस का आपने कर दिया, उन बसेस में गरीब चलने लायक नहीं बचा है। अब आप अगर जुहू से आते हैं बस में, तो आपको मंत्रालय आने का 40 रुपया पे करना है। कभी गरीब 5 रुपए में आता था। तो आपने 3 एयरपोर्ट बन रहा है, 3 एयरपोर्ट निजामुद्दीन साहब 3 एयरपोर्ट बन रहा है मुंबई में। मेरी बात सुन लें नाम्बियार जी, या तो आप बहुत बड़े अमीर हो गए हैं कि आपके पास मोदी का वो पिक्चर दिख रहा है जो अमीरों के लिए बना है। बीजेपी का कहना है, गरीबों वाले पिक्चर पर आप मुझसे क्यों नहीं बात करते? आप मुझे बताइए कि गरीबों को उत्थान के लिए मोदी का क्या डेवलपमेंट है इस देश में? मैं आपको लाखों गरीबों की लिस्ट दे सकता हूं जो जेलों में पड़े हैं, 5,000 रुपया उनके पास नहीं है, फीस भर के उनके घर के लोग उनको ले आए। मैं आपको लाखों बेटियों का इतिहास महाराष्ट्र में दे सकता हूं जो 500-1000 रुपए की मजदूरी करने लायक नहीं बचे। बट वो पीएम किसान, आयुष्मान, गरीबों के लिए क्या किया? 5 किलो राशन दे रहे हैं, आप इसको अशुभ मानते हैं? आयुष्मान, हवाई जहाज का किराया आपने देखा कि धर्म के नाम पर हर घर नल से जल महाकुंभ में किया। सर सुनिए, आप 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक मुंबई से प्रयाग का टिकट बिका। हम प्रयाग से आते हैं, 5 महीना हम प्रयाग में से अपने घर नहीं जा सके, इसलिए टिकट का पैसा नहीं है। और जो टिकट था वो लाख रुपए का बिक रहा था जी। ये हिंदुस्तान की तारीख में 72 दिन थे हमारे लिए। निजाम साहब, आपको एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूं, घरों में डाल दिया। निजामुद्दीन जी जरा ध्यान से सुनिए, उसके बाद मैं पूजा मिश्रा जी के पास वापस जाता हूं। जरा ध्यान से सुनिए सर, आज की तारीख में, आज का, इस वक्त का, यानी 7:34, 12 अप्रैल, आज हनुमान जयंती है, आपको भी बधाई, जय बजरंगबली। सर, अमेरिकी डॉलर जो है वो 86 रुपए 10 पैसे का है आज। एलपीजी सिलेंडर मुंबई में 853 रुपए का है। पेट्रोल की कीमत जो है वो 103 रुपए 50 पैसे है। सर, तो प्रोग्रेस तो हुई है ना सर? कहां सर मनमोहन सिंह के टाइम पे, सर पूरी बात सुन ले, अरे निजाम साहब पूरी बात सुन ले, क्या मनमोहन सिंह साहब के टाइम पे 65 रुपए का डॉलर हुआ करता था, आज देखिए 86 रुपए का है। देखिए ना कितनी प्रोग्रेस हुई है। कहां आपका जो पेट्रोल जो था 45-50 रुपए का था, सर आज 103 रुपए का है। मैं वही बात कह रहा हूं कि नाम्बियार जी को सब हरी हरी दिख रही है। नहीं सर, सर वो कोट कर रहे हैं, सर बीजेपी को कोट। मैं अभी
बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड, बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड फिर आपको सुना देता हूं। सर सुनिए ना जी। मुंबई में पिछले 15 दिन में 13 लाख करोड़ रुपया डूब गया जी। हमारे शेयर बाजार वालों का। जी। उनके घरों में खाना नहीं मिलेगा। 13 लाख करोड़ किसको बोलते हैं? किस राजनेता ने इस्तीफा दिया? कौन से मोदी ने आके उनके आंसू पोंछे? पूछिए अमित शाह से कि आते हैं बनिया वर्ग से। ये दोनों बनिया वर्ग से आते हैं ना। कौन गया 13 लाख करोड़ रुपए उनका भरवाने? अभी फडणवीस साहब ने निजामुद्दीन जी अभी भेजा है। फडणवीस साहब ने क्या भेजा? फडणवीस साहब कह रहा है गढ़चिरौली को मैं स्टील का हब बना रहा हूं, संभाजी नगर को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हब बना रहा हूं, मुंबई के लिए थर्ड मुंबई में बना रहा हूं। तो 20,000 करोड़ टोटल जो वहां पर साइन करके आए थे एमओयू, 12,000 जॉब्स हम क्रिएट कर रहे हैं। तो एक से एक वो आपने गिना रहे 28,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी। यानी एक ये रिपोर्ट कार्ड मैंने अपना नहीं, बीजेपी फडणवीस जी के गिना रहा हूं मैं आपको। ये पिछले 5-10 सालों में बीजेपी के सारे रिपोर्ट कार्ड आपने देखे हैं। मैं बदकिस्मती से 20 साल पत्रकार भी रहा हूं, तो मुझे ये खबर तो है कि कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। आप जिस अभी बात कर रहे हैं 20,000 करोड़, 2,000 करोड़, 800 जॉब, 1,500 जॉब, जिस मुल्क की आबादी 140 करोड़ हो, उसके लिए सब क्या माने रखता है? आप पहले देखिए कि गरीब, अभी आपने थर्ड मुंबई की बात की कि तीसरी महामुंबई बना रहे हैं। हाँ, तीसरी अरे जो पहली मुंबई है उसको सुधार लीजिए। आज भी चालों की हालत क्या है? बिल्डर्स किस तरह से बेईमानी करके आपके पैसे लेट्स गो टू पूजा मिश्रा जी। उनके पास दिखाने के जी, लिए जी, बिल्कुल चीजें बची हैं। सर जी। कोस्टल रोड दिखा लीजिए जो बाला साहब का सपना था। आप जो है दो बड़े चीजें दिखा रहे हैं। आज भी हालत ये है हमारे रेलवे लाइन की। सर नितिन गडकरी जी बड़े अच्छे मित्र हैं। मेगा ब्लॉक रहेगा निजाम साहब, आपको मालूम है मेगा ब्लॉक है, कल है और परसों है। उसके निजाम जाने के लिए साहब, कोई साधन नहीं है घर। निजाम साहब आपको मालूम है नितिन गडकरी जी बड़े अच्छे मित्र हैं, आपके भी बड़े अच्छे मित्र हैं, हमारे तो बहुत ही अच्छे मित्र हैं। अब उनके खिलाफ मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन पूजा मिश्रा जी जरा ध्यान से सुनिए। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वी हैव गॉट द बांद्रा वैली सी लिंक एंड वी हैव द कोस्टल रोड, ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट्स। आजकल क्या है कि मुंबई की पहचान गेटवे ऑफ इंडिया नहीं, वो अपना बांद्रा वैली सी लिंक है। इट्स एन इंजीनियरिंग मार्वल, वाओ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है निजाम साहब, आपको मालूम है? पूजा मिश्रा जी पता नहीं आप कभी मुंबई आई हैं कि नहीं आई, मुझे मालूम नहीं है। क्या है कि वर्ली से बांद्रा तो बड़ी स्मूथ राइड होती है सर, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ब्यूटीफुल। आजकल तो 100 रुपए का टिकट हो गया है। तो और यही बात मैं बोलना चाहता हूं, जब ये बन रहा था तो अनिल देशमुख जी के साथ जो उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के मिनिस्टर थे, ये जब अंडर कंस्ट्रक्शन था तो वहां पे 3 शो किए थे मैंने, वहीं बांद्रा वर्ली सीलिंग के कंस्ट्रक्शन के वक्त। और यही सवाल मैं बार बार सब ट्रैफिक एक्सपर्ट से, सब सिटी प्लानर से मैं यही सवाल पूछता था कि यार ब्रिज के ऊपर तो ट्रैफिक 5 मिनट में पास हो जाएगा, 3 मिनट में, जब वापस रोड पर आएंगे तब क्या होगा? आप मुझे ये बताइए ना। एग्जैक्टली वही हो रहा है। वो बांद्रा की जो बड़ी मस्जिद है ना निजाम साहब, जैसे ही आप वहां लैंड करते हैं उसके बाद वहां पे 45 मिनट का ट्रैफिक जैम है सर, 45 मिनट्स 24 घंटे में। मेरा ये कहना है कि एनीवे एज फार एज प्लानिंग इज कंसर्न्ड देयर इज नेवर बीन अ स्ट्रांग पॉइंट। पूजा मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आई एम श्योर दिस मस्ट बी द सेम सिचुएशन इन यूपी। क्या है कि जो बहुत अच्छे, सस्ते, सुंदर, साधारण और टिकाऊ सॉल्यूशंस होते हैं वो हम लोग कभी अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मुंबई की एग्जांपल दूं, मुंबई इज एक्चुअली 7 आइलैंड्स। हम लोग 7 द्वीप हैं। वी आर 7 आइलैंड्स व्हिच हैव बीन कनेक्टेड टुगेदर। और हमारे पास जो है इतना बड़ा समंदर है, कहने की हद नहीं, और समंदर को आज तक हमने इस्तेमाल नहीं किया। राइटफुली स्पीकिंग, जैसे न्यूयॉर्क में, जैसे एम्स्टरडैम में, न्यूयॉर्क में there are barges which move every day from this side of the Hudson to the other side of the Hudson. जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है न्यूयॉर्क का, वो that is मैनहट्टन। मैनहट्टन जाने के लिए मतलब न्यूयॉर्क के सबब से लोग अपनी गाड़ियां भी वहीं पार्क करते हैं, अंदर जाते हैं। एक एक बार जो है वो 2,500-3,000 हजार लोगों को लेके जाती है। 5.5-10 मिनट के अंदर हडसन बे क्रॉस हो जाती है। फिर आप सीधा टैक्सी लेकर के अपने ऑफिस चले जाते हैं। कोई ट्रैफिक जैम नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारे यहां पे मुंबई में हम समंदर को कभी इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज दैट विल बी अ चीप सोल्यूशन। अब आप कोस्टल रोड बना रहे हैं, कोस्टल रोड इज गोइंग टू कॉस्ट 3,000 करोड़।
3,000 करोड़ की आखिर में भी नहीं बनेगी। अगर सिर्फ आप बार्ज का सोल्यूशन लेकर के आएंगे तो वो तो 150 करोड़ में सब खत्म हो जाएगा। किसको कितना बटने वाला है? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं पूजा मिश्रा जी, यूपी में क्या स्थिति है? क्या वही स्थिति है? फॉर एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू बी इन सहारा, प्रदीप एंड आई, बोथ ऑफ अस यूज्ड टू बी इन सहारा। आई यूज्ड टू रन द सहारा समय चैनल्स। सो लखनऊ आना जाना होता था, गोरखपुर आना जाना होता था। गोरखपुर और लखनऊ में मैंने डेवलपमेंट देखी है मैम, स्पेशली एट द टाइम when Mulayam Singh ji was the chief minister and later on Akhilesh ji was the chief minister. I have not been there since Yogi ji has come. तो अभी क्या जो योगी जी ने प्रॉमिस किया था कि लखनऊ को बिल्कुल एक मॉडर्न मेट्रोपोलिस बना देंगे, अंडरग्राउंड मेट्रो चलेगी, बहुत बढ़िया होगा, जबरदस्त होगा, जैसे पहला लखनऊ होता था, इमाम बाड़ा होगा और अपने गार्डन्स होंगे। इट यूज्ड टू बी अ सिटी ऑफ गार्डन्स। अगर आप पुराने अंग्रेजों के जमाने के अगर लिथोग्राफ्स और फोटोग्राफ्स देखें, लखनऊ यूज्ड टू बी सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, सच अ कल्चरल सेंटर। तो क्या वो कल्चरल हब वापस बन गया है लखनऊ, या लखनऊ की स्थिति वैसी की वैसी है या और खराब हुई है? अब आप बोले पूजा मिश्रा जी। देखिए राजीव जी, अगर आपको लखनऊ की स्थिति देखनी हो ना तो आप लखनऊ जाकर के गोमती रिवर फ्रंट देखिए। जी करेक्ट। अगर गोमती रिवर फ्रंट को That was beautiful. डेवलप I remember अखिलेश जी ने बनाया, that was beautiful. I remember that. हाँ, समाजवादी पार्टी ने किया हुआ था। जी, किया। तो आपकी सरकार आई तो आपको ब्यूटीफाई करना चाहिए। मैं महाराष्ट्र तो कभी नहीं गई हूँ, पर हम लोग लगातार यूपी के मैक्सिमम जगहों पे गए हुए हैं। तो लखनऊ को हमने देखा है। लखनऊ जब हम जाते हैं ना तो वाकई में मायावती जी ने भले पत्थर ही क्यों ना लगाए हो, बट वो लखनऊ को ब्यूटीफाई करता है। वहां पे जो पत्थर की देखरेख करने के लिए ही सही, उसमें जो है लोगों का जो है एम्प्लॉयमेंट है, डेप्लॉयमेंट है, वहां पे वाटर के जो पॉन्ड्स भी बने हुए हैं, आप उन पे कार्य नहीं कर रहे हो। जो रिवर फ्रंट जो है बनाया गया था समाजवादी पार्टी सरकार में, आप उस पे कार्य नहीं कर रहे हो। आप इसी से कल्पना कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि जो द्वार प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्यमंत्री के लिए होता है विधानसभा में आने और जाने के लिए, इस पिछले साल जो है वाटर लॉगिंग की वजह से मुख्यमंत्री जी उस द्वार का इस्तेमाल नहीं कर पाए हुए थे। वो जो है उनको आने जाने के लिए फिर उनको दूसरा द्वार इस्तेमाल करना पड़ा जो दूसरे जो है विधायकों के लिए होता है। तो ये जो है लखनऊ को करना चाहिए था। हमें लगता है कि जैसे कि हम मायावती जी के बहुत सारे कामों को हमें नहीं पसंद आता कि अरे ये नहीं किया। हम जब जाते हैं वहां पे देखते हैं कि ये पत्थर के बना दिए वो, लेकिन फिर भी जब उसके अंदर जाते हैं तो लगता है कि नहीं, जो लखनऊ की जो कैपिटल सिटी है ना उत्तर प्रदेश की, आप किसी कैपिटल सिटी में जाते हैं तो आपको फील होता है कि ये कैपिटल सिटी है। तो वो जो कैपिटल सिटी वाली फीलिंग है उसका डिटोरिएशन चालू हो गया हुआ है वहां पे। जो है अभी आपने कहा ना कि मेट्रो समाजवादी पार्टी सरकार की लाई हुई थी और उसको कितना लेकर के गया। हमें लगता है अगर हमारी सरकार होती तो अब तक वो प्रयागराज पहुंच चुकी होती, अब तक बनारस पहुंच चुकी होती, जिस तरीके से जो है कार्य समाजवादी पार्टी सरकार में चल रहा था। लेकिन ये जो सरकार में आने के बाद में इन्होंने जो पिछली सरकारों के प्रोजेक्ट थे उनको रोक दिया। उनको रोका क्यों समझ में नहीं आता। जैसे कि जो है इलाहाबाद की मैं बात करूं तो यहाँ पे सरस्वती हाईटेक सिटी चल रही थी। अगर वो सरस्वती हाईटेक सिटी बनती तो आप जब आते हैं इलाहाबाद में तो आपको दिखता कि अरे ये सरस्वती हाईटेक सिटी है, यहाँ पे बढ़िया जो सुविधाएं हैं, आपको गार्डन्स दिख रहे हो, लेकिन वो नहीं चलने दिया गया। उसको जो है फंड की कमी की वजह से वो हैम्पर हो गया। और अभी भी आप उठा करके देखेंगे, हालांकि जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में भी जो है जू बने हुए थे, अभी नाइट सफारी इन्होंने बनाई हुई, कहाँ तक पहुंची हुई है। हम आशा करते हैं कि नाइट सफारी का कार्य बहुत अच्छे से चला जाए। अगर वो सक्सेसफुल होता है राजीव जी, तो कहने के लिए लखनऊ में भाजपा सरकार की वो इकलौती ऐसी चीज लगेगी मुझे कि जो है कैपिटल सिटी के लिए कुछ तो किया गया, ये कहा जा सकेगा। पूजा मिश्रा जी, योगी आदित्यनाथ सेज दैट आई विल एंड पॉवर्टी को मैं उत्तर प्रदेश से साफ कर दूंगा 3 साल के अंदर, विद इन 3 years। $1 trillion economy, $1 trillion economy by 2029। आज ही उन्होंने रोहिन रिवर बैरेज जो क्लियर किया। 25 साल से रखड़ा हुआ प्रोजेक्ट कंटिन्यूस, जो भी आने वाले सरकार इग्नोर किया है, योगी जी ने कंप्लीट किया। उनका कहना है 15,000 फार्मर्स आर गोइंग टू बेनिफिट 25 साल के बाद ही हो रहा। तो डेवलपमेंट योगी जी के हिसाब से हो रहा है। टूरिज्म स्टेट बना दिया है। महाकुंभ में 100 कंट्रीज से लोग आए, इतना रेवेन्यू बढ़ गया। तो यू आर स्टिल ब्लेमिंग योगी? पूजा मिश्रा जी, तो रेवेन्यू वो गया कहाँ? मतलब बेनिफिट किसको दिखना चाहिए ना। अभी आपने कहा, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? अगर हम बात करते हैं, वोटर्स की बात करते हैं, 25 करोड़ है। और यहाँ से बाहर जॉब करने वाले कितने लोग हैं आपको पता है?
ऑलमोस्ट 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के बाहर जॉब करते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे प्रतिदिन आत्महत्याओं का रेट कितना है? यहाँ पे प्रतिदिन आत्महत्याओं का रेट जो है 12 है। हर जो है दिन में 12 लोग आत्महत्या करते हैं। और अगर आप यहाँ पे छात्रों की जो है आत्महत्या का रेट उठा करके देखोगे तो हर दिन जो है 6 से 7 लगभग छात्र आत्महत्या करते हैं। तो आप वाकई में गरीबी दूर कर ले जाएंगे। इस तरीके से लोग बाहर चले जाएंगे, आत्महत्या करते रहेंगे तो आपसे गरीबी दूर हो ही जाएगा। और जो है बेटियों की अगर बात कर लूं मैं, फीमेल अगर जो है सुरक्षा की बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश में, हालांकि भाजपा सरकार बड़ा ठोक के कहती है कि आप जो है रात को 11 बजे जा सकते हैं, 12 बजे जा सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। अब तो एसआरबी के आंकड़ों में भी दिखने लगा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में अगर हमारा आपका ये 1 घंटे का डिबेट चल रहा है तो उत्तर प्रदेश में 2 महिलाओं के साथ में दुष्कर्म हो चुका होगा ये 1 घंटे में। ये जो है अगर हम उठा करके देश का देखते हैं तो देश का 1 घंटे में औसतन 3 है, और उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो 1 घंटे में औसतन 2 है महिला अपराधों में लेकर के। और ये मुख्यमंत्री जी, पता नहीं, हमें समझ में नहीं आता कि आप कार्य करिए, ज्यादा बेहतर लगेगा। सिर्फ बातें की जाती हैं, अच्छे भाषण दिए जाते हैं, इनको मैनिपुलेशन आता है। जैसे कि आंकड़ों के साथ में इन्होंने नौकरियां दी नहीं हुई, लेकिन ये मैनिपुलेशन करके आपको बता ले जाएंगे कि हमने नौकरियां दी। ये नौकरियां काउंट कैसे करते हैं? इन्होंने किसी को लोन भी प्रोवाइड किया, वो सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, ये कहते हैं कि नहीं हमने जो है रोजगार का अवसर दिया, हमने रोजगार का अवसर दिया, ये इसको काउंट कर लेते हैं कि हमने रोजगार दिया। हालांकि वो जो है चला जाता है कि आप जो है रोजगार नहीं मिलता उसको आगे नहीं बढ़ता है। और ये जो है इनके साथ में एक और गलतफहमी है, ये जीविका को भी रोजगार में काउंट करते हैं। इनको पता नहीं जीविका और रोजगार अलग चीजें हैं। इन्होंने जो संविधा पे लोग रखे गए हुए हैं ना राजीव जी, संविधा को भी रोजगार काउंट करते हैं। पिछली की सरकारों में संविधा पे रखे गए लोगों को रोजगार में काउंट नहीं किया जाता उसका, लेकिन इस सरकार में अगर आप उठा करके देखेंगे आंकड़ों को ना, तो दे हैव स्मार्ट दिस आइडिया कि हमें मैनिपुलेशन कैसे करना है, वो मैनिपुलेशन करके आंकड़ों में दिखा ले जाते हैं। यूपी के आंकड़े आ रहे हैं क्या? एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े दे आर रिलीजिंग? क्योंकि यहाँ तो रिलीज नहीं कर रहे। वी आर नॉट गेटिंग। अभी उत्तर प्रदेश में अभी न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी अच्छी हेडलाइंस आई हुई थी कि उत्तर प्रदेश रोजगार देने में अव्वल, और छात्र बेचारे परेशान, जो लोग रोजगार के लिए परेशान है। आप मान के चलिए एक दिन से यही चल रहा था, मैं जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स खोल रही थी उनका स्टेटस था कि ये कब हो गया, ये कब हो गया। इवन दोज जो लोग बीजेपी के समर्थक है, मैं जानती हूँ कि ये बच्चे जो है बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, वो भी कह रहे थे कि ये हुआ कब, जब रोजगार आया नहीं, रोजगार मिला नहीं। मैंने आपके भी चैनल पे, एक न जाने कितने चैनल पे मैंने कहा है कि 2022 में पीजीटी का फॉर्म भराया गया, अब तक एग्जाम नहीं हुआ। मैंने न जाने कितनी बार कहा है कि 2018 में जो है सुपर टेट का जो एग्जाम हुआ था, अब तक जो है दोबारा नहीं हो, जो कि वो हर साल होना चाहिए था। 69,000 वैकेंसी जो लंबित चल रही है, वो लंबित चल ही रही है। शिक्षक भर्ती जो लंबित चल रही है, वो लंबित चल ही रही है। पर पता नहीं इन्होंने ये वही संविधा पे ला करके, लेटरल एंट्री ला करके इन्होंने बना रखा हुआ है, और पता नहीं न्यूज़पेपर में छापा भी कैसे, समझ में नहीं आता। तो ये एक छोटा सवाल है मैम पूजा मिश्रा जी। ये तय हुआ था नमामि गंगे के मिशन के द्वारा, इनफैक्ट उसके पहले तय हुआ था। गंगा महासभा के, आपको याद होगा, जीडी अग्रवाल साहब हुआ करते थे। अग्रवाल साहब ही फास्टेड अनटू डेथ ऑलमोस्ट, और फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनकी सारी डिमांड्स मान ली थी। ये भी तय हुआ था कि गंगा सागर डैम में, नरोरा डैम में, टिहरी डैम में जो गंगा को कैद करके रखा हुआ है, उसका आधा पानी जो है वो गंगा के बहाव में छोड़ दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन एक बहुत अहम चीज़ उसमें तय की गई थी कि कानपुर में स्पेशली, एक तो जो लेदर इंडस्ट्रीज हैं सारी, दे विल बी आइदर शिफ्टेड आउट, और उनके जो वो क्रोमियम ऑक्साइड और वो जो बाकी HCl वगैरह 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 जो यूज़ करते हैं लेदर टैनिंग वगैरह में, दैट विल गो थ्रू एन STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और वो पानी जो है वापस गंगा में नहीं जाएगा, दैट विल बी यूज्ड फॉर इरिगेशन, वो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल होगा, ये कहा गया था। क्या वो हुआ है या अभी भी बिल्कुल नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे लैब में जो है हम रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करते हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ में अभी हम जो काम करना हमने शुरू किया हुआ है, तो हम वाटर क्लीनिंग पे काम करते हैं। तो वाटर क्लीनिंग में हम क्या करते हैं कि हम जो डिफरेंट एरिया से वाटर कलेक्ट करते हैं, एंड वी फाइंड आउट व्हाट इज द कंटामिनेशन देयर। और अभी तक जो हमने स्टडी की हुई है उसमें जो कानपुर का जो आप कह सकते हैं जो वाटर है, वहां पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गंगा जी का वाटर, मैं बात नहीं करूं। आप सोचिए, वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड वाटर ऑफ कानपुर, और ग्राउंड वाटर ऑफ कानपुर हैज द हाईएस्ट कैडमियम, उसमें कंटामिनेशन उसमें है। तो आप सोचिए कि जो है ट्रीटमेंट कहाँ पे चल रहा है,
अगर वो जो है कंटामिनेटेड, वो जो कंटामिनेशन है वो लैंड से जाकर के ग्राउंड वाटर तक पहुंच रहा है, तो रिवर वाटर की आप कल्पना ही नहीं कर सकते। और आप चले जाइए मथुरा, जहाँ पे जो हमारे उत्तर प्रदेश में देखा जाए कि कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज है, दैट इज कानपुर एंड मथुरा। तो मथुरा में जो है वहाँ की जो म्युनिसिपैलिटी है उसने जो है, वहाँ के नगर निगम ने इस बात को एक्सेप्ट किया हुआ है कि 12 मेजर नाले, मैं छोटे नालों की बात नहीं करूं, 12 मेजर नाले, वो जो ड्रेनेज सिस्टम है वो डायरेक्टली जाते हैं गंगा जी में, और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 6 में जो है क्लीनिंग ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, बाकी 6 वो एज इट इज रॉ जो है निकल करके वो गंगा जी में जाते Raw हैं। sewage. तो उस पे अभी ये उनका स्टेटमेंट है, वो न्यूज़पेपर की जो है वो 2024 का ये स्टेटमेंट है, नवंबर 2024 का, कि वहां पे अभी तक ट्रीटमेंट प्लांट जो है लग नहीं सके वो, क्योंकि वो सार्वजनिक है। और अयोध्या में मैम क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि व्हेन द फायरिंग टुक प्लेस 1989 में जब इंसिडेंट हुआ था, आई वाज देयर, एक चीज हम लोगों ने नोटिस करी कि जो सरयू नदी नहीं है, उस वक्त सरयू नाला था। सरयू नदी जो है हम सबके लिए इट इज़ वेरी वेरी होली, हम तो मानते हैं उसको वगैरह, तो आज भी उसकी स्थिति वैसी है कि उसकी साफ सफाई हुई है मैम, क्योंकि रामलला का मंदिर बन गया है, सब कुछ बन गया है। और ये चीज़ हम लोगों ने पहले दिन से ही बोली थी कि भैया जब तक सरयू नदी जो है उसका बहाव जो है अविरल, निर्मल और पवित्र नहीं होगा, तब तक ये राम मंदिर बनाने का फायदा क्या है? क्योंकि आप इधर राम मंदिर बन गया है, इधर रामलला का मंदिर है, और साथ में जहर से भरा हुआ नाला बह रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? आप जरा बताएं, वहां की कुछ इंफॉर्मेशन है आपके पास मैम? बिकॉज आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट। जी बिल्कुल, जो है अभी तक अयोध्या का विजिट मेरा भी नहीं हुआ है, पर मेरे परिवार वाले गए हुए हैं, वो अयोध्या गए हुए हैं। और हालांकि जब वो गए हुए थे तब उनके कहने के अनुसार क्या कि काम नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है चीजें ऐसे बिखरी सी हुई है। मतलब आप कहीं चले जाइए, वो घर कोई बन रहा हो, वो बना जी। ना हो और चीजें बिखरी हो। वो जब वापस आया तो उनका कहना था कि ये वहां पे बहुत काम करने की जरूरत है, और अगर आपके पास में समय नहीं है तो वहां पे आप नहीं जाइए, क्योंकि आपको सुविधाएं नहीं मिलने वाली है। और जो आप बात करें सरयू नदी का, आपको लगता है कि सरकार ने अगर काम की होती तो इतना चीखा चिल्लाया राम मंदिर को लेकर के, तो क्या सरयू नदी जी को लेकर के नहीं चिल्ला रहे होते? वो चिल्ला रहे होते। और अगर आप देखना भी चाहते तो मैं इनके यहाँ पे एक मैंने बोला नहीं कि ये स्मार्ट हो रखे हुए कि हमें कहाँ पे क्या चीजें दिखानी है। आप अगर यहीं पे आ जाएंगे, इलाहाबाद में आ जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कुछ जगह तक जो है इन्होंने सफाई कर रखी है। अगर किसी को आपको जो है स्नान करने के लिए जाना है तो उतना एरिया साफ है, बाकी पूरा का पूरा गंदा है। इवन महाकुंभ के समय पूजा मिश्रा जी, ये गंगा में नाला गिर रहा था। रोहिन रिवर बैरेज कैसे है? बिकॉज आज योगी आदित्यनाथ उसी वक्त चीज के बारे में बात कर रहे थे कि मैंने देखो 25 साल में जो किसी ने नहीं किया हमने किया। हाउ इज इट? इज इट क्लीन? इज इट ब्यूटीफुल? इज इट गोइंग टू रियली हेल्प द फार्मर्स? कैसे देखते हो पूजा मिश्रा? अभी तो मतलब मैंने उसको देखा नहीं हुआ है, और ये अब देखने वाली बात होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कह रहे हैं, हालांकि धरातल पे दिखती नहीं है चीजें, आपको लग रहा होगा कि हम बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम जो है, अगर मैं समाजवादी पार्टी में नहीं होती, हम नॉर्मल भी होते, हमारा नॉर्मल भी कन्वर्सेशन चलता है। आप उत्तर प्रदेश में आइए, उत्तर प्रदेश के एक जो नॉर्मल युवा है उससे जाकर के मिलिए। आप किसी भी पार्टी से अगर वो ताल्लुकात नहीं रखता है, जो आपको निष्पक्ष होकर बताएगा वो ये आपको बताएगा कि जो प्रोपोगंडा है और जो रियलिटी है उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। सरकार वाकई में पूरी तरीके से फेलियर हो रखी हुई है, और अगर इसी तरीके से फेलियर होती रहेगी तो समाजवादी हर चीज में मोदी साहब ने कहा कि 10 इयर्स का मैं मुद्रा लोन का एक ग्रेट अचीवमेंट है, 52 करोड़ कोलैटरल फ्री लोन्स हमने दिया, 33 लाख करोड़ विकसित भारत की सपने। उसमें भी अखिलेश यादव 10 प्रश्न पूछे, आप बताइए, आप वो बताइए। नो, आर यू नॉट, वेल क्वेश्चनिंग इज अ गुड थिंग, बट आर यू नॉट ट्राइंग टू फाइंड फॉल्ट इन द गवर्नमेंट? मुद्रा लोन वाज सक्सेस, मोदी जी का कहना है कि सक्सेस है। 52 करोड़ लोगों को सक्सेसफुल रेट कितना है? अगर जो है अगर आप बात कर रहे हो तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो, तो मैं उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में बात करती हूँ, तो उत्तर प्रदेश के युवाओं के ऊपर आपने जो है दोगुना कर्ज कर दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति के ऊपर में इस वक्त जो है 31,000 रुपए कर्ज है, आप सोचिए। और उनके पास में आमदनी नहीं है, आमदनी तो इस कदर नहीं है कि आप कल्पना करिए कि अब भी चले जाइए कि पहले जो सरकारें हुआ करती थी, हमारी सरकार होती थी तो हमें स्कॉलरशिप मिलती थी सरकार की तरफ से, हमें इसकी जानकारी नहीं थी, हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। जब हमारी स्कॉलरशिप थोड़ी लेट हुई
तो हम जब गए वहां पे पता करें तो पता चला कि स्कॉलरशिप जो है स्टेट से आती है, 2 हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं। पर अभी जो सरकार, जब से भाजपा सरकार है, इसने स्कॉलरशिप में कटौती करते करते और जो फीस में वृद्धि हुई तो 5-10 गुना वृद्धि हो गई है। छात्रों की बिल्कुल हालत खराब कर रखी हुई, इतनी हालत खराब कर रखी हुई है कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप अपनी जीविका संभालिए, आप जो है किसी तरीके से सरवाइव करिए, वो आप उसमें स्ट्रगल करते रहेंगे। आप सरकार के अगेंस्ट में जाकर के विरोध क्या करेंगे? अगर सरकार कार्य की होती तो हम बिल्कुल इस बात से ताल्लुकात रखते हैं कि कुछ अच्छा कार्य करेगी तो हम तारीफ भी करेंगे, पर करे तो सही। हम तो इंतजार कर रहे तो थे। आपके अभी कहने जो के है मुताबिक मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम ओबीसी के लिए कार्य करना चाहते हैं। हमने कहा 69,000 की वैकेंसी अभी चल रही है पेंडिंग, क्लियर कर दीजिए, हम बिल्कुल तारीफ करेंगे। आप जाइए ओबीसी का वोट भी लेकर के चले जाइए, पर आप पूजा करिए मिश्रा तो सही। जी, करना चाहते हैं क्या होता है, करिए। तो पूजा मिश्रा जी, आपके मुताबिक आदरणीय सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी ने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है पिछले 7 सालों में? अगर जो है आप उठा करके देखेंगे तो पुराने कार्य जो चल रहे थे, अभी आप भाजपा के प्रवक्ताओं से पूछेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल फ्लाईओवर भाजपा के प्रवक्ता नहीं आ रहे हैं, इलाहाबाद, मुझे लगता है आप दोनों की शक्ल देख के उनको हॉस्पिटल जाना पड़ गया। जी बोलिए पूजा मिश्रा जी, आप कुछ बोल रही थी, बोलिए मैम। पूजा मिश्रा आवाज नहीं आ रही मुझे। पूजा मिश्रा जी बोलिए 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 बोलिए। हम तक आवाज नहीं पहुंचे। आई कैन हियर समथिंग इन मराठी। Can somebody please check this out? Why can't Pooja Mishra ji hear me? Can you hear me now, ma'am? अभी आपको आवाज आ रही है मैम? पूजा मिश्रा जी, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल। जी बोलिए बोलिए मैम, प्लीज प्लीज गो अहेड। हाँ, तो हम कह रहे थे कि जो है अगर आप उठा करके देखेंगे तो समाजवादी पार्टी सरकार में जो है फ्लाईओवर का काम चालू हुआ था, जो कि इलाहाबाद से लेकर के प्रयागराज से लेकर के पूरे बनारस रूट तक था। जी। और ये रूट बड़ा ट्रैफिक, मतलब बहुत ट्रैफिक की परेशानी होती थी। और मेरा रूट यही पड़ता है, मेरा घर जाने का रास्ता वही है और इलाहाबाद आने का रास्ता वही था। तो ये हमारी सरकार में वो फ्लाईओवर्स के काम के पास हो गए थे, कुछ फ्लाईओवर्स बन रहे थे, अंडर कंस्ट्रक्शन थे। तो अभी तक जो खूबसूरत हमें लगता है वो सिर्फ यही लगता है कि कम से कम जो है ट्रैफिक का जो झंझट है, जहां पे आपको 4-5 घंटे लग जाते थे, वो अलग बात है कि हमारी सरकार बाकी सारी चीजें डिले की हुई थी, पर इसको ये डिले नहीं हुआ। ये महाकुंभ से पहले पहले कंप्लीट कर दिया गया और रास्ते चालू हो गए। ये इकलौता कार्य मुझे अगर इलाहाबाद के सापेक्ष में देखेंगे तो ये ठीक लगता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप लोग महाकुंभ में आए थे कि नहीं आए थे? यहाँ पे जो काम हुए थे ना महाकुंभ में, लाइटें लगी हुई थी, सारी चीजें हुई थी ना, महाकुंभ नहीं हटा, वो बंद हो गए। हमने कहा ये इतना सटीक लगाता कैसे कोई है कि सजा डाला और महाकुंभ खत्म ही नहीं हुआ, लोग अभी गए नहीं है, अभी किसी का टेंट हटा नहीं है और ये लाइटें बंद हो गई हैं, सब बंद एक तरफ से। ये मुझे लगता है उन लोग को अवार्ड देना चाहिए। इतना कैलकुलेशन है कैसे? इससे एनर्जी सेविंग हो सकेगी कि जो है आप इतना कैलकुलेट करके लगाइए कि जैसे आदमी घर से बाहर कदम रखा नहीं है, अभी वो ताला नहीं लगाया है, वो सोच रहा है तब से जो है लाइट यहाँ पे सारी चीजें बंद हो जाए, सारी सुविधाएं बंद हो जाए। ये जो है मतलब बड़ा शॉकिंग रहा ये इलाहाबाद में मैंने जो देखा कि पहली बार ऐसा हुआ था। हमने महाकुंभ पहले भी देखा है, 2019 का भी देखा था और समाजवादी पार्टी सरकार का भी देखा था, पर पहली बार ऐसा देखने को मिला था कि महाकुंभ खत्म होने से पहले जो चीजें उसके लिए अरेंज की गई हुई थी वो धराशायी हो गई हुई थी। तो दिखाता है कि आपने करप्शन किस स्तर पर किया हुआ है। निजामुद्दीन जी, जो मुद्रा लोन है, मुद्रा लोन 10 साल जो अभी कंप्लीट हो गए, 4 साल 4 दिन पहले, मोदी जी से विकसित भारत के एक तरफ जबरदस्त स्टेप है, आगे जाने का स्टेप है। 52 करोड़ कोलैटरल फ्री लोन, 33 लाख करोड़ बढ़ गया है निजामुद्दीन जी। ट्राइबल्स के लिए जन मन योजनाओं के तरह 13,000 करोड़ के आसपास गरीब जो आदिवासी समाज को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए तो हो रहा है, हर चीज हो रहा है। फिर भी आपका कहना है कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। सर, जितना कुछ हो रहा है वो सब पेपर पर हो रहा है और गोदी मीडिया में हो रहा है। ये 2 बेहतरीन जगह हैं जहां मोदी जी के पसंदीदा पत्रकार वहां बैठते हैं और वो इतनी बढ़िया पिक्चर्स दिखाते हैं कि अगर उनका बस चले तो ये दिखाते हैं कि ताजमहल भी जो है मोदी जी ने बनाया, वो तो उस टाइम में ये थे, इनके अंदर आत्मा थी। तो आज जो मुद्रा लोन है, आप मुझे बताइए, भिवंडी में कपड़ा बनता है, गरीब वहां रहता है, कितने लोगों को मुद्रा लोन दिया है आपने? इचल करंजी में कपड़ा बनता है, कितने लोगों को आपने दिया है? मालेगांव में कपड़ा बनता है, कितने लोगों को डेवलपमेंट किया मुद्रा लोन ने? या मुद्रा लोन लेकर आदिवासियों के कौन से भवन बने हैं? या आदिवासियों के डेवलपमेंट का काम मुझे बता दीजिए सर कि मुद्रा लोन से ये डेवलपमेंट हुआ है। या जिन बैंकों ने मुद्रा लोन जारी किया है उनका एनपीए चेक करवा लीजिए। ऐसा है कि मोदी जी की लच्छेदार भाषा
हम लोगों ने कोविड के टाइम देखा था 20 लाख करोड़ दे दूं क्या, बनारस में आए तो उन्होंने कहा 15 लाख करोड़ दे दूं क्या आपको, आप बोलो आपको 10 लाख करोड़ दे दूं क्या। तो ये और गोदी मीडिया मिलके जो पिक्चर देश के सामने रखते हैं उसमें मोदी जी का कहीं कोई रोल दिखता नहीं, और जो कुछ काम हो रहा है वो कर्ज के भरोसे हो रहा है, वसीलने वाला लेने के लिए बैठा हुआ है। तो और जो निजामुद्दीन जी, हमारे यहाँ सब राजनीतिक दलों के पास एक होता है कि जब चुनाव में हम जाते हैं तो हमारा अपना मैनिफेस्टो होता है, किसी भी राजनीतिक दल का, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, एनसीपी का हो, बीजेपी का हो। अगर आपको एनालिसिस करना हो तो आप 10 साल के अंदर इन्होंने जितनी चीजें प्रॉमिस की थी अपने मैनिफेस्टो में वो ले आइए किसी दिन, और बीजेपी वाले को बैठाइए ना, फिर वो बताएं कि हमने ये पैसा इनको दिया और खा गए। निजाम साहब चलते चलते मुद्रा लोन तो ऐसे लोगों को दे दिए गए जिनके नाम खाता ही नहीं है, निजाम और साहब इसीलिए बैंकों की हालत देख रहे हो। बीजेपी का एक आज नेता अभी गिरफ्तार अली हुआ दारूवाला है। साहब आने वाले थे, अली दारूवाला साहब आपको देख के शायद चले गए वापस। सर वो हॉस्पिटल चले गए सर, आपने उनको दारूवाला हॉस्पिटल साहब भेज को दिया। बुलाना चाहिए था, क्योंकि रमजान के बाद हम उनके साथ बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो नहीं कोई दारू बात पी के नहीं, भी मिलेंगे आए सर, तो आपको चलेंगे। मंडे को मिलेंगे, सोमवार को जरूर मिलेंगे। लेकिन निजाम साहब जाने के पहले एक छोटी सी बात आपसे, और अगर पूजा जी इस पर रिएक्ट करना चाहें मैं जरूर चाहूंगा कि वो रिएक्ट करें। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, भारतीय जनता पार्टी के पास एक अचीवमेंट्स लिस्ट है कि हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। मेरा ये कहना भाई उस पर बात कीजिए ना। आप बार बार औरंगजेब को उठा के ले आते हैं, संभल का मुद्दा उठा के ले आते हैं, फिर उसको पूरे देश में भगाते हैं। क्या चाह रहे हैं? क्या हिंदू वर्सेस मुस्लिम डिवाइड जो है क्या इस कदर हो जाए कि दोबारा हाथ ना मिला सके? मतलब मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि 1947 के बाद, उसके बाद 1950 में हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, और वहां पर एक चीज तय हुई कि आज के बाद एज इज वेयर इज होगा, एज इज वेयर इज बेसिस पे 2 या 3 जगहों को छोड़ करके। आज की तारीख में आप हर चीज को दोबारा खोदेंगे, हर मस्जिद के नीचे दोबारा खोदेंगे, मतलब क्या चाह रहे हैं? उससे भविष्य क्या होगा? क्या बीजेपी को दिखता नहीं? वहां पर भी बड़े वाइज लोग हैं यार, बड़े अकल वाले लोग हैं भाई, आप देखिए पढ़े लिखे लोग हैं वहां। जितने अकलमंद लोग उनके हैं उनको मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया गया। कभी अकलमंद लोग बीजेपी में बहुत अच्छे लोग थे, अच्छी बातें करने वाले थे, अच्छी चीजें लाने वाले लोग थे। अटल जी के शासन को ये 5 साल जोड़ते ही नहीं कभी, ये तो सीधा 75 साल यही दिखाते हैं कांग्रेस और दूसरी जमातों ने काम किया। 23 वर्ष तक इन्होंने सरकारें चलाई हैं इनके लोगों ने। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले काफी दिनों से इनकी सरकारों पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी खतरनाक टिप्पणियां आ रही हैं। इनके मुख्यमंत्रियों पर, उत्तर प्रदेश, खास करके उत्तर प्रदेश को जिस तरह से टारगेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, इनको शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। ये मुसलमान, अच्छा आज इन्होंने जितने आप तक विधेयक लाए हैं उनमें से आप देखिए कि वो 5-7 विधेयक पर ही चर्चा होती है। चाहे वो आज वक्फ अमेंडमेंट बिल लाए हों, इससे पहले वो 3 तलाक की बात करते रहे हों, 370 की बात करते रहे। ये देश में कभी टेररिज्म पे बात नहीं करते। देश में किसानों पर कोई बिल लाके ये चर्चा करते हैं क्या? ये देश में जो मरे हैं बच्चे, उनके लिए इन्होंने कभी देश में ये कहा कि देशवासी मुझे बताएं, या अलग अलग राजनीतिक दल मुझे बताएं कि क्या इसका कोई हल हो सकता है क्या? रोज बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, रोज उनका स्कूल कॉलेज आप बंद कर रहे हैं, परीक्षाओं पर कोई पत्र नहीं ला रहे हैं। भाई पिछले 5 वर्ष में एक भी ऐसी परीक्षा बता दीजिए जिसका पेपर नहीं लीक हुआ हो, और लीक होने के बाद आप उसको बंद कर देते हैं कि नहीं साहब इस पे कार्रवाई करूंगा, कमीशन बिठाऊंगा। तो जितने कमीशन बिठाया, किसी कमीशन का कोई रिजल्ट आया क्या? आज तक मोदी जी ने जितनी कमीशन बिठाए, या ज्वाइंट पार्लियामेंट बिठाया, या जो भी जांच समितियां बिठाई, या एसआईटी बिठाया, उसका कोई रिजल्ट इन्होंने हाउस में या जनता के सामने आज तक रखा क्या? तो ये सब फ्रॉड के लोग हैं। इनको एक चीज मिल गया है कि इस मुल्क में मुसलमानों से रिलेटेड मामले रखो, उनको गालियां दो, उनकी मस्जिदों पर चढ़ो, उनको तोड़ो। अब आप बताइए कि आज हनुमान जयंती है, सारा देश हनुमान जयंती मना रहा है, और आरएसएस के लोग जो है हनुमान जयंती के दिन मंदिरों के, मस्जिदों के बाहर जो है वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ये कौन से धर्म में लिखा है सर? ये बताएं मुझे कि हिंदू धर्म में इसी जगह लिखा है कि हम मस्जिद के बाहर चालीसा पढ़ेंगे हनुमान जी का? या एक मुसलमान का मुझे आप इतिहास बता दें जिसने इनके किसी कार्यक्रम का विरोध किया हो।
और मैं दसियों बता सकता हूं जिन्होंने इन्होंने गलत काम किए। आज पूरे महाराष्ट्र में ध्वनि प्रदूषण के इश्यूज को लेकर सरकार कितनी चेती है, उसको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों के जो अजान की आवाज आती है उसमें जो भोंगा लगा है मुझे वो बंद करना है बस। अगर वो बंद कर देने से देश का पोल्यूशन खत्म होता है। बट निजामुद्दीन जी मुझे एक चीज बताइए, राहुल गांधी जी वकफ पे बोले नहीं, प्रियंका गांधी जी पार्लियामेंट में वकफ पे बोले नहीं, शरद पवार जी जो सेक्युलर नेता माना जाता है, ये नेवर अटेंडेड राज्यसभा वोट नहीं किए, तो क्या गलत, क्या है ये? इंडिया अलायंस किस प्रकार टॉप के नेता बॉयकॉट कर रहे हैं, किस प्रकार? इंडिया अलायंस का 100 से 100 के ऊपर सारे सांसद, सारे राजनीतिक दल ताकत के साथ राहुल गांधी के नेतृत्व में। शरद पवार जी क्यों नहीं बोले? राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोले? प्रियंका गांधी जी क्यों नहीं बोले? जितनी दलाली कर ले, लेकिन इस देश का भविष्य हमारे जो साथी हैं इंडिया अलायंस वाले, उन्हीं के हाथ में है। आप तुलना कर लीजिए, 10 साल योगी की तुलना कर लीजिए और 10 साल अखिलेश जी की तुलना कर लीजिए। 10 साल उनके किसानों के परिवार में जाके उनके घरों की रोजी रेडी देखाइए और 10 साल में इनके देखाइए कितना पैसा इन्होंने विदेश भेजा और कितना लाया। आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय इतना सुंदर झूठ बोलते हैं और झूठ में भी पूजा मिश्रा जी कि आदमी की लगे कि ये सब कर दिया है। पूजा मिश्रा जी, अगर आपने जमीन पर किसी को घर दिया है तो घर दिखेगा ना भाई। मैं वही, ऐसा तो है नहीं घर बनाया और जेब में चला गया। पूजा मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट किया, महाराष्ट्र में डेवलपमेंट किया, तो ये कर्जे क्यों चढ़ रहे हैं? आप विदेशों के सामने झुकना क्यों पड़ रहा है? फिर मुस्लिम मुद्दों पर आप क्यों आ रहे हो? मैं वही मुद्दे पर आ रहा हूं। मैं पूजा मिश्रा जी से पूछ रहा हूं। सुनिए ना, पूजा मिश्रा जी, औरंगजेब की कब्र इनके गले में आ गई है, तो केंद्र सरकार भी इनकी है, राज्य सरकार इनकी है। दोनों में अगर दम है तो औरंगजेब की कब्र ले जाए ना अफगानिस्तान पहुंचाने। जैसे इन्होंने यशवंत सिंह के जमाने में आतंकवादियों को एक हवाई जहाज में भर के ले जाके दिया और पैसा लेके रिटर्न आए, ऐसे ले जाके रखा है। किसने रोका है? इस देश के मुसलमान ने रोका क्या? मुसलमानों ने वक्फ की जमीन की बात की है, जिसके मालिक वो हैं। उसके मालिक न सरकार है, न सरकार का कोई प्यादा है, उसकी मालिक है। पूजा मिश्रा जी, पूजा मिश्रा जी, वाई मुस्लिम अपीसमेंट, बार बार तुष्टीकरण बीजेपी का आरोप है, अखिलेश यादव जी पर भी आरोप है, शाह बानू पर कुछ नहीं बोले, ट्रिपल तलाक का विरोध, आर्टिकल 370 का विरोध, राम मंदिर बना उसका विरोध, महाकुंभ अच्छा चला 100 देशों से लोग आए उसका विरोध, वक्फ रिफॉर्म्स का विरोध, सीए का विरोध, अलग अलग तो प्लेस। तो किस प्रकार से एक ये क्या देश हित में नहीं था? पूजा मिश्रा जी, बीजेपी का पूछना है। सिर्फ वो मुद्दे हैं जो मुसलमानों से पूजा जी को बोलना, अखिलेश यादव जी ने बात किया वक्फ में, राहुल जी ने नहीं बात किया, प्रियंका गांधी नहीं बात किया, शरद पवार जी बात ही नहीं किए, अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में खड़े होकर विरोध किया वक्फ के। 30 करोड़ मुसलमान है तो 120 बोले निजाम जी, बोलने दो ना, पूजा मिश्रा जी को बोलने दो। मारने से हिंदुओं का हित बढ़ गया क्या? निजाम साहब, पूजा मिश्रा जी को बोलने दो। निजाम जी, पूजा मिश्रा जी जो है बोलिए। पूजा जी, राजीव जी, जहां तक ये बात आती है कि आप अपलीजमेंट करते हैं, ठीक है, तो ये कह कौन रहा होता है? सिर्फ जो है भाजपा सरकार कह रही होती है कि आप अपलीजमेंट कर रहे थे। हम अगर आपसे प्रश्न पूछते हैं कि अगर आप पूरे साल में 10 पीपा पुल बना रहे हैं और 10 दिन में 20 पीपा पुल बना रहे हैं, तो गुणवत्ता में कमी आएगी। वो देखने को मिला। अगर आप चाहे तो मैं कंस्ट्रक्टेड जिन्होंने किया हुआ है, उन्होंने प्रयागराज के सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया था काम, एक ही ठेकेदार को, जिसने 2 पुल बनाया हुआ था, और वो 6 पुल 15 नंबर पुल, यही 2 पुल चल भी रहे थे। आपको नहीं बिलीव हो तो आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, यही 2 पुल चल रहे थे, बाकी सारी चली गई थी गुजरात के पास में। और जो है उसके बाद में आप कह रहे कि अपीजमेंट, उस पे प्रश्न पूछा गया हुआ था। महाकुंभ पे ना तो कभी प्रश्न था, ना है और ना ही कभी होगा। भगवान श्री राम मंदिर का जो है ना कभी विरोध था, ना है और ना ही कभी होगा। लेकिन अगर जो है अगर सड़क बनते ही धस जा रही है तो प्रश्न तो बनता है ना। जी बिल्कुल। आपको पता नहीं होगा उत्तर प्रदेश में करप्शन इस कदर हावी है राजीव जी कि जो है जल मिशन के तहत बनी हुई टंकियां, करोड़ रुपए की टंकियां बनी हुई है। आप चाहे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, वो पहले ट्रायल में, फर्स्ट ट्रायल में जो है वो भरभरा के गिर जा रही है। आप मुझे न्यूज़पेपर लोग को ये लिखना पड़ जा रहा है कि अगर आप जल मिशन की टंकियों के पास में है तो थोड़ा दूरी बना करके रखें, क्योंकि भरोसा नहीं कब गिर जाएंगी वो। हुआ अगर आप सीए और एनआरसी की बात करते हैं
तो सीए एनआरसी पे अगर विपक्ष इतना विरोध नहीं किया होता ना प्रदीप जी, तो आपको पता है उनकी मंशा क्या थी। और आपको ये जानकारी होगी, जब इन्होंने डॉक्यूमेंट मांगना चालू किया तो इनके मुख्यमंत्री एक आ गए, एक इनके मुख्यमंत्री आ गए कि वो भी जो है उनका जो है वहां पे जन्म इसके बाद में हुआ था। आपको भी पता होगा कि नागालैंड शायद मणिपुर के मुख्यमंत्री थे। तब इनको समझ में आया कि ये जो है लिबरल करना पड़ेगा, अगर हम सहूलियत नहीं देंगे तो हमारे लोग भी जो है यहाँ पे इसके जो दायरे में आने लगेंगे, फिर उनके साथ में परेशानियां होगी। आप कह रहे विपक्ष ने जो जब प्रश्न पूछा है, सही चीजों के लिए प्रश्न पूछा हुआ है और आगे भी पूछेगी। आपसे प्रश्न पूछना अगर आपको ये लगता है कि किसी धर्म के अगेंस्ट हो रहा है, किसी जाति का, नहीं, आप ना तो जाति है, ना ही धर्म है और ना ही आप देश है। तो जितना अधिकार आपको है उतना ही अधिकार हर व्यक्ति को है और हर व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है आपके प्रश्नवाचक क्रियाओं पे। सो यहाँ पर मैम एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई हैव दिस इन फ्रंट ऑफ मी। द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इज पैटिंग इटसेल्फ ऑन द बैक, अपनी पीठ थपथपा रही है कि किस प्रकार उन्होंने एक्यूट एन्केफेलाइटिस सिंड्रोम AES यानी जापानीज एन्केफेलाइटिस मुक्त कर दिया गोरखपुर से, मतलब गोरखपुर मुक्त है अब उससे, ये कहा जा रहा है। नहीं, ये बात तो सही है। जिस तरीके से जो है जापानीज एन्केफेलाइटिस जो है वहां पे एकदम बिल्कुल पिक पे रहा हुआ था, तो ये जो है, हालांकि मैं फिर इसको श्रेय जाता है साइंटिस्ट को जाता है। अगर जो है आज हम लोग बैठ करके लैब में काम नहीं कर रहे होते, आप मेडिसिन पे वर्क नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं होता है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि एक प्रॉइस किया होगा। पूरा सवाल अगर मैं आपको दिखा दूं, 2017 में कहा जा रहा है 764 बच्चे मरे थे। एक्चुअली द फिगर इज हायर बट द ऑफिशियल फिगर इज 764, और पिछले साल 88 बच्चे मरे हैं, 88 ये कहा गया है, फ्रॉम 764 टू 88। बट ना हियर इज अ बट, आई डोंट नो वेदर यू नो अबाउट दिस। आप इसके बारे में अगर आप पूछताछ करें, आप समाजवादी पार्टी का पूरा नेटवर्क है आपका वगैरह गोरखपुर में, क्या है कि उन्होंने क्या किया है, AES कैटेगरी होती थी पहले, उसको बाइफरकेट कर दिया है। बाइफरकेट कैसे किया है, उसको कैटेगराइज कर दिया, डेंगी, मलेरिया, टाइफॉइड, स्क्रब टाइफस, लेप्टोस्पाइरोसिस वगैरह 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 वगैरह। एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं, जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है मैम, आई एम स्पीकिंग नाउ ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन है, ऑन रिकॉर्ड नहीं है, कि नंबर ऑफ डेथ्स जो हुई है वो एक्चुअली नीचे नहीं आई है। Japanese encephalitis classified deaths have come down because children are dying in other categories. बाकी कैटेगरीज में जो बच्चों की मृत्यु हो रही है वो वैसी है, लेकिन क्योंकि उसको अब AES के तहत उसको क्लासिफाइड नहीं किया जाता, AES मतलब एक्यूट एन्केफेलाइटिस सिंड्रोम के तहत उसको क्लासिफाई नहीं किया जाता, इसकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। क्या इसमें कोई सच्चाई है मैम? राजीव जी, आप ये जब बात कर रहे हैं तो मुझे ध्यान आ रहा है, मेरा भाई जो है अब बायोटेक्नोलॉजी से DNA सैंपलिंग करता है और ये उस चीज पे डिस्कशन कर रहा था, और वो मुझे जो आप अभी बात समझा रहे हैं वो मुझे यही समझा रहा था कि जो है ये जो डेथ रेशियो आपको कम दिख रहा है, ये डेथ रेशियो इसलिए कम नहीं दिख रहा है कि डेथ रेशियो कम हो गया है, डेथ उसका डेफिनेशन कुछ अलग जा रहा है, उसका जा रहा था कि विद एक्यूट एंड जो जिसको अलग चीजों के साथ सिंड्रोम्स रखे हैं उसको डिफरेंस कर दिया गया हुआ है, उसकी वजह से डेथ जो है अलग अलग कैटेगरीज में जा करके डेथ रोल नहीं गिरा हुआ। अब वाकई में ये जो है फैक्ट है, हालांकि आप सही कह रहे हैं कि अभी और जानकारी वहां से लेने की आवश्यकता है। मैंने शुरुआत में कहा कि दे हैव मास्टर्ड, कि वो आंकड़ों के साथ में कैसे खेल सकते हैं, उस वो मास्टर्ड है, वो इसीलिए बाइफरकेट कर सके हुए, जैसे कि उन्होंने गरीबी जो है कम की हुई है। मैं योगी जी को जानता हूं, योगी जी से मिला हुआ, पता नहीं वो मुझे याद करेंगे। सर डेथ पर भी तो आपने कुंभ में देखा ना कि मरने वालों का किस तरह से उन्होंने बदल दिया जी, लोगों के घरों में भेजे, जिनके घरों में जाकर इंक्वायरी हुई, पैसा लेके आए, उसके बाद भी उन्होंने टैग लगा दिया दूसरों का। उसके पहले ईश्वर माफ नहीं करेगा। हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पे जो वो गंदा दृश्य देखा है जिन्होंने, वो कभी नहीं माफ करने वाले और ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। उसके लिए तो हम मानते हैं कि ईश्वर ही सजा देगा, आज नहीं तो कल देगा उनको। जिस तरीके से उन्होंने छुपाने का कार्य किया हुआ है, बलवा पड़ा हुआ, डेड बॉडी पड़ी हुई राजीव जी, और होर्डिंगें लगाई जा रही थी। पूजा मिश्रा जी, वेरी इंपॉर्टेंट, और वही चीज मैं एक्चुअली निजाम साहब से भी पूछना चाह रहा था, वो सवाल रह गया। मैं चाहूंगा आपके बाद निजाम साहब उस पर रिएक्ट करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैम। गोरखपुर हमारे आदरणीय सामान्य योगी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनके खुद की। ही वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम देयर, 3-4 बार के पता नहीं कितनी 5 बार बने। आई मेट हिम सहारा में, जब हम लोग थे, ही यूज्ड टू कम टू सहारा, तो एक बार मेरी भी ड्यूटी उनके साथ थी। आई टॉक टू हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही सीम्ड लाइक एन ऑलराइट सॉर्ट ऑफ चैप, वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन व्हाटएवर। मैं एक चीज से बड़ा शॉक्ड हूं
कि गोरखपुर में जो सीवेज लाइंस हैं, जो प्लम्बिंग लाइंस हैं, जो वाटर सप्लाई लाइंस हैं, उनको अभी तक चेंज क्यों नहीं किया गया? गोरखपुर शुड बी अ मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द होल ऑफ उत्तर प्रदेश। गोरखपुर जो है, मतलब मैं सिर्फ बाबा गोरखनाथ मंदिर के आसपास की जो जगह है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पूरा गोरखपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो तो मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू, इन महाराष्ट्र, निजाम साहब विल एग्री विद मी, प्रदीप जी विल आल्सो एग्री विद मी, आप बारामती जाइए, आपको लगेगा आप स्विट्जरलैंड में आ गए हैं। इट इज सो ब्यूटीफुल, इट इज सो ब्यूटीफुल। शरद पवार साहब ने जैसे बना के रखी है वो, इसी तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी की जो नागपुर की उनकी खुद की खालिस कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इट इज सो ब्यूटीफुल, माय गॉड, इट्स लवली। तो जो चीफ मिनिस्टर होता है, मैम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का तो ख्याल रखता है, तो ये गोरखपुर वैसे का वैसे ही क्यों है, ये जरा बताइए। ये देखिए, ये एक आपको पिक्चर दिख रही होगी। एक सेकंड निजाम साहब, एक सेकंड मैं जरा पूछ लूं। राजीव जी, मुझे लगता है कि वहां पे अगर जो है मुख्यमंत्री जी जाएंगे तो उनसे प्रश्न ज्यादा हो जाएंगे। आपको जानकारी होगी कि जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बने थे तो 12 मार्च जो है 2017 को पहला कार्य उन्होंने किया था, अपने ऊपर से मुकदमे वापस लिए थे। मुकदमे कौन से थे? मैं राजनीतिक मुकदमे की बात नहीं करती हूँ क्योंकि वो तो हमारे ऊपर भी होंगे, आप कहीं धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं उन मुकदमों की बात करती हूँ क्योंकि इनकी जो पड़ोसी महिला थी, इनके ऊपर में जमीन हड़पने का उन्होंने मुकदमा करा रखाया हुआ था, और इससे भी जो है गंभीर धाराओं में इनके ऊपर मुकदमे थे। तो ये जो अगर आप कह रहे हैं कि मैं मानती हूँ कि ये कंस्टिट्यूएंसी से जो है वहां से एमपी होते हुए आए हैं, और हालांकि इतिहास तो बहुत सारी चीजें कहती है, हम गोरखनाथ मंदिर में नहीं जाने वाले हैं कि कौन कब कहाँ कैसे महंत बन गया। अगर आपने भी सुने होंगे, और जो है महंत कहाँ कैसे बनते, यहाँ पे हमारे यहाँ पे हनुमान मंदिर है, वहां पे भी महंत भी उनकी हत्या होती है, फिर महंत बनते हैं। तो ये जो महंतों का जो अलग चलन है, ये जानकारी आपको भी होगी, और वहां पे जाने के लिए इनको जाकर के फिर फेस करना पड़ेगा। एक चीज उन्होंने शुरुआत की है, गोरखपुर महोत्सव, आपको जानकारी है कि नहीं? ये लोग बड़ा प्रश्न उठाते थे, समाजवादी पार्टी में जो है महोत्सव मनाया जाता है सैफई पर। सैफई को देखिए तो सही, इंटरनेशनल लेवल, एक विलेज को जो है इंटरनेशनल लेवल तक पहचान बनाना अलग बात होती है। मैं तो कहती हूँ हर नेता कर ले, जो जहां जिस क्षेत्र से आता है उसको ये ठान ले कि मैं इंटरनेशनल लेवल तक लेकर के जाऊंगा तो बढ़िया हो जाए। लेकिन ये तो करने के लिए भी आपके अंदर जो है वो भाव होना पड़ेगा, और उतनी डेडिकेशन भी होनी पड़ेगी, और जनता को आपको फेस भी करना पड़ेगा वहां पे। गोरखपुर का उद्धार क्यों नहीं हुआ मैम? ये सवाल नहीं आई, क्योंकि गोरखपुर में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे तो उनके लोग उनसे और प्रश्न पूछेंगे, उनकी हिम्मत नहीं उतनी जाकर के फेस कर ली जाए। सदर में रोना, यहाँ पे बात करना अलग बात होती है, जब आप वहां पे जाएंगे तो कहाँ से उद्धार होगा? स्लोगन सेवा सुरक्षा सुशासन, सेवा सुरक्षा सुशासन, योगी आदित्यनाथ जी। एक मिनट, सेवा, सुनिए ना, लास्ट एक पूछ लेता हूं, पूछा जी, सेवा सुरक्षा सुशासन। अतीक अहमद गया, मुख्तार अंसारी गया, वो जीप में मुख्तार अंसारी बंदूक लेके बॉनेट पर बैठ के घूमने का, वो आजकल कोई डॉन की हत्या की सजा हुई, क्या हुआ? मतलब ये कैसा सुशासन है कि जहां में जो है पुलिस कस्टडी के अंदर 2 लड़के आकर के आप शूट कर देते हैं, इसको सुशासन कहते हैं? मतलब ये तो सरकार का मतलब मजाक हो गया। उत्तर प्रदेश पुलिस का मजाक बना रखा है, सिक्योरिटी का मजाक बना रखा हुआ है कि आपकी कस्टडी में आकर के कोई गोली मार करके चला जा रहा है, दिन दहाड़े कोई गोली मार करके चला जा रहा है, कोई बेटी का रेप करके हाथ पैर बांध करके टांग दे रहा है। आप सोचिए उत्तर प्रदेश के दृश्य कैसे निकल करके आ रहे हैं। आपको पता होगा कि ये एक हफ्ते में ऐसा हुआ कि बलिया में एक लड़की को हाथ पैर बांध करके रेप करके टांग दिया गया। ये तो मूवी में जैसे दिखाया करते थे पुराने जमाने की कि क्रूरता इस हद तक होती है, ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और अगर इस पे पीठ थपथपाते हैं कि इन्होंने एक अपराधी पकड़ रखा हुआ है जिसको आकर के दूसरा अपराधी गोली मार दे रहा है पुलिस की जो है कस्टडी में रहते हुए, फिर तो भाई इनके हिसाब से पता नहीं कैसे न्याय हो सकता है। हम तो कहते हैं और अपराधी जन्म ले रहे हैं जिनको शायद ये पाल रहे हैं, और इसीलिए कोई आकर के गोली मार करके चला जाता है, ये अपना पीठ थपा लेते हैं। तो निजाम जी, आप जो बीजेपी का सेवा सुरक्षा सुशासन पर विश्वास नहीं करते, सेवा सुरक्षा सुशासन, निजाम जी देखिए हम आपको एक पिक्चर दिखा रहे हैं। ये पिक्चर अभी की थोड़ी देर पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन की बाहर की है, जहां सारे भगवान की तस्वीरें बनाई गई हैं और नीचे खड़े होकर लोग पेशाब कर रहे हैं जी। ये देखिए, ये आज के फेसबुक पर बड़ा खबर है जिसमें कम से कम 50,000 लोगों ने कमेंट्स और शेयर किए हैं। ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन का है सर, ये देख लीजिए सर, दैट इटसेल्फ आज के फेसबुक पर। सर भगवान ये हाल है कि रेलवे स्टेशन जो धार्मिक नगरी जिसको वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां का ये हाल है।
और मुख्यमंत्री को रोज सुप्रीम उस पे कोर्ट बैन और लगना दूसरी चाहिए जगहों फौरन, पर। उस पे बैन लगना चाहिए फौरन, कहीं पर भी हो, मुंबई में हो, किसी भी शहर यस में हो। सर, मैं भगवान ये की, आप इनको सर अवेयर भगवान की करना तस्वीर चाहिए, मंदिर में इनके होनी लोगों चाहिए, को यहाँ नहीं होनी देखना चाहिए। कि क्या हो रहा है। आई एग्री विद यू। लेकिन निजाम साहब, मेरा सवाल आपसे ये था, जरा ध्यान से सुने, कि हर चीफ मिनिस्टर जो होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का बड़ा ख्याल रखता है। जैसे कि बारामती तो आपने देखा ही है, नागपुर आप देख लीजिए, अपने लातूर देखिए विलासराव जी का, देवेंद्र फडणवीस जी, विलासराव देशमुख जी की लातूर कॉन्स्टिट्यूंसी देख लीजिए, हर एक की देख लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं, हर एक ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बड़े अच्छे तरीके से रखा है। और मनोहर जोशी साहब तो अपने दादर से आते थे, तो वहां कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, पहले ही बहुत डेवलप्ड है, बहुत बहुत खूबसूरत जगह है वैसे ही। तो सर, हमारे अशोक चव्हाण साहब नांदेड़ से आते हैं। अब वहां नांदेड़ में एक छोटी सी घटना हुई थी अभी पिछले दिनों, छोटी सी नहीं थी, काफी बड़ी थी, काफी पेशेंट वहां पर मर गए थे। शंकरराव चव्हाण हॉस्पिटल में काफी मरीज जो हैं उनका देहांत हो गया था। वहां पर सरकार ने कहा था कि हम अब एक्सरे मशीन भी प्रोवाइड करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। तो सर, अभी तक मुझको मिल नहीं रहा है कि वास्तविकता में ये शंकरराव चव्हाण हॉस्पिटल जो है, यहां पर क्या सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरा मेडिकल इक्विपमेंट आ गया, नहीं आया? क्योंकि निजाम साहब, जैसा कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता है, मुंबई में भी होता है कि है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लेकिन वहां पर यह कहा जाता है आप एक्सरे उस प्राइवेट क्लिनिक से लेकर आएं, ईसीजी वहां से करवाएं, सोनोग्राफी वहां से करवाएं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब करप्शन का लेवल ये बढ़ गया है। लेकिन वहां कुछ तो होता है, इस हॉस्पिटल में तो कुछ भी नहीं था, इतने ज्यादा लोग मर गए थे वहां पे। और उसके बाद जाकर के कुछ शिव सैनिकों ने वहां पे दंगा भी किया था, लोगों को पीटा पाटा भी था, ये भी हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ जानकारी है आपको निजाम साहब? सर, अब उनके बड़े लोग बैठे हैं, उनकी सरकार है, जो चाहे दबा दें। ठीक है, आदमी बाहर चीजें कब आती हैं, जब वहां विरोध करने के लिए सरकार के लोग भी जाएं और अधिकारी जाएं। आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो हाल उत्तर प्रदेश का है, वही महाराष्ट्र में है कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे, पुलिस आपको ले जाएगी अंदर। तो अब तो बुलडोजर भी आ रहा है सर, अब तो बुलडोजर भी आ रहा है, अब तो बुलडोजर भी आ रहा है। पैमाने पे हो रहा है। नागपुर का दंगा आपने देखा ना, कि सरकार खुद करा रही थी, खड़े होकर मंत्री ऑर्डर दे रहा था। तो जो जब खुद राज्य सरकार उसमें शामिल है, पैसा खा रही है, कितने ऐसे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में हैं जो पेपर पे बने, पैसा आया और उसको पेमेंट भी हो गया और उसके बाद काम नहीं हुआ। लेकिन निजाम साहब, एक चीज के लिए आपको बधाई, चलते चलते निजाम साहब, एक चीज के लिए आपको बधाई, मुंबई की जो कांग्रेस है, हमने देखा कि एक्टिव हो गई है बड़ी। जैसे मुलुंद में हमारे साथ हम लोग गए, आपके राकेश शेट्टी साहब के साथ, उन्होंने बड़ा मोर्चा वोर्चा किया। बैंड्रा में भी आपकी जो क्या नाम है उनका, वर्षाताई गायकवाड़, उनके नेतृत्व में बहुत लोग गए रोड्स वगैरह के खिलाफ। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हैव वोकन अप। आई होप इट विल कंटिन्यू। आपके बड़े लीडर वैसे दिख नहीं रहे, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। बाकी सब जो आपके बड़े बड़े लीडर नेता हैं, पार्लियामेंट में भी नहीं दिख रहे, सिर्फ अखिलेश यादव जी दिख रहे। अखिलेश यादव जी बड़े एक्टिव है साहब, ये मानना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। एक ही व्यक्ति खुलेआम खड़े थे पूरे बीजेपी के खड़े इसलिए रहते हैं, वो पढ़े लिखे लीडर हैं जी। बाकी बीजेपी वाले इसलिए भाग जाते हैं, आधे से ज्यादा को तो यही नहीं पता होता। राहुल जी के बात करें, राहुल जी, शरद योगी पवार नहीं पढ़ जी, पाते, खुद सर, योगी नहीं पढ़ पाता। सर, कांग्रेस के लीडर कहाँ हैं? पार्लियामेंट प्रोसीडिंग क्या है? निजाम साहब, आपसे पूछ रहा हूं, मैं अगर आप बोले तो मैं नाम ले लेता हूं। हमारे सभी मित्र हैं, आपके भी बड़े मित्र हैं सर, कहाँ है वो? सब घर में अपने अपने बिल में बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि कोई चेंज होगा। वर्षाताई के खिलाफ चिट्ठी पे चिट्ठी लिखी जा रही है इस वक्त, आप भी जानते हैं। मैं किसी के विरोध में नहीं होता। आप मुझे जानते हैं कि मैं 2 बजे कार्यालय आता हूं, 6 बजे तक रेगुलर कांग्रेस के दफ्तर में एक ही आदमी आपको मिलेगा, वो निजामुद्दीन राय ने। मालूम है सर। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, थैंक यू सो रमजान मच। छोड़ के निजाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूजा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वी मिस्ड आवर फ्रेंड अली दारूवाला साहब टुडे, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। Well, that was just about it. I hope the Congress continues in this manner, and I hope they continue to work. And I hope they also appreciate whatever the BJP is doing. But I doubt it. लेकिन एक चीज तो है प्रदीप जी, तहावुर राणा की इंटरोगेशन के बाद बहुत कुछ सामने आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि 26/11 में या 26/11 की जो असलियत है वो असल में सामने आएगी। I hope it happens. I really and truly hope it happens. And I hope there will be enough protests all over Mumbai
to prevent the privatization of these 5 hospitals. They are major hospitals catering to the slum dwellers, catering to the poorer class, catering to the lowest of the lower middle class. Pradeep ji, where will they go? And sir, second thing is the jobs. I mean, the jobs that you have given. Now, what you're going to do is, now you got people who are permanent, who are having a proper permanent jobs, and after contract this entire system, all these people They'll get no benefits, nothing. all these people will be out, and there'll be contract system, like it's already prevailing everywhere. Yes. So that is one fear thing. What things that we fear? What happens to the common man? Where is the protection? For earlier, there's a permanent job was a protection. There was provident fund. There was other things. सर ये सब खत्म होने वाला है। एम्प्लॉइज की प्रोटेक्शन हो गई, पेशेंट्स की प्रोटेक्शन के बारे में क्या? That's it. Patients too much. सर आज की तारीख में तो आयुष्मान वाले वो बोल रहे हैं कि भाई सरकार ने पैसा नहीं दिया, ये आयुष्मान कार्ड छोड़िए, आप ले लेना, हम आपको बिल दे देंगे, आप आयुष्मान में जाकर के ले लेना पैसा. एज फार एज वी आर कंसर्न, वी हैव टू चार्ज यू. अब हॉस्पिटल भी क्या करे, आप मुझे बताइए ना. अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है प्रदीप जी, उसको आयुष्मान का पैसा नहीं मिला 6 महीने से, क्या करेगा वो? What will they do? I mean, these things have to be immediate. Like income tax refunds, मोदी जी ने अच्छा काम किया. Immediate refunds. That's आपने right. फाइल कर दिया, तुरंत आपके अकाउंट में पैसे जी आ दुरुस्त गए. बात. तो I think he has to innovate that kind of a system. अभी सब कुछ तो everything is linked. Aadhaar is linked, bank accounts are linked, everything is linked. Sir, health care is a very very important issue. बहुत बड़ा विषय है हेल्थ केयर. अस्पताल जाने के पहले किसी भी पेशेंट को या उसके रिश्तेदारों को डर नहीं होना चाहिए कि कहीं हमारा घर तो नहीं बिक जाएगा इसके इलाज में. सीनियर सिटीजन्स का सर, एक बोझ नहीं होना चाहिए. They should not feel that they are a बोझ on the तो family. जो दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में हुआ पुणे में, वो दोबारा कहीं नहीं होना चाहिए. और अभी तक वहाँ पे जो कार्रवाई चल रही है सर, मैंने एक्शन तो देखा नहीं, शायद आपने देखा होगा. एक्शन हुआ है वहाँ पे कोई, मुझे एक्शन तो कोई It is only the CM saying strict action will be taken. सर, वो तो वही किसी होता बख्शा नहीं जाएगा. कठोर कार्रवाई करनार, ये एक लाइन है सर, हमारे मित्र जी, हमारे मित्र. And then he awaits for all the reports one after the other, and file by file. But I hope he really takes action. That's all that I can say. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें. वो घंटी भी बज गई है. The fastest growing channel of the nation now. And from Pradeep ji and myself, आप सब लोगों को एक बार फिर जय बजरंगबली. हनुमान जी की जयंती के अवसर पर आपको बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं. Even though I've not been able to figure out how it's his birthday, but all the same, if you say it's his birthday, it's his birthday. So जय बजरंगबली again. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर. अब मैं अब शुरू नहीं होना चाहता, तो I'll have to complete the entire हनुमान चालीसा. As far as we are concerned, we'll of course be back with you tomorrow. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. Bharat Mata ki Jai.